प्यारे बच्चों नमस्कार। मेरा नाम महेश शर्मा और इस आज के लेक्चर में अपन करेंगे आपके 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 का रिवीजन। ये वीडियो आपके यूजफुल तभी होगा जब आपने एक बार पढ़ रखा है, और नहीं पढ़ रखा तो कोई बात नहीं, अपन इसमें सारे कंसेप्ट कवर करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले अपने को पढ़ना है किरचॉफ का, मतलब किरचॉफ के नियम पढ़ने होते हैं। किरचॉफ के नियम पढ़ने से पहले आपको कुछ बातें और पता होनी चाहिए, संधि क्या होती है, नोड क्या होती है, ये बातें। तो देखिए अपने पास कि मान लो अपने पास ये कोई सर्किट है, मान लीजिए ऐसे, और यहाँ अपन ने मान लो ऐसे अपन ने बैटरी बना दी, और मान लेते हैं सिंपल, चलो कुछ बना दीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं बनाते हैं। यहाँ पे मान लो बैटरी है, प्लस माइनस प्लस माइनस, ये मान लो प्रतिरोध R1 मान लो, ये मान लो R2, ये मान लो R3। तो इस देखो मान लो ये पॉइंट A, ये B, ये C, ये D, ये E, और मान लीजिए ये F। तो इसमें जंक्शन कहाँ का है, जहाँ पे देखो 3 या 3 से कम 3 या 3 से अधिक शाखाएं मिलती है, उसको बोलते हैं। देखो इसको AB को बनी एक शाखा, ब्रांच बोलते हैं, इसे बोलते हैं शाखा। यानी AB एक शाखा है, BC एक शाखा है, CD एक शाखा है, D एक शाखा है, EF एक शाखा है, ये शाखा है। और जहाँ पे 3 या 3 से अधिक शाखाएं मिलती है उसे बोलते हैं जंक्शन या संधि। तो यहाँ पे जो जंक्शन है, संधि वो क्या है, B पॉइंट और E पॉइंट, ये जंक्शन है, और इनको बोलते हैं नोड। जहाँ पर 2 शाखाएं मिलती है उसे बोलते हैं नोड बोलते हैं। तो यहाँ पे नोड क्या है, नोड यहाँ पे C है, D है, A है और F है, इनको बोलते हैं नोड्स बोलते हैं। ब्रांच AB, ब्रांच शाखा AB, BE, BC, CD, ये ब्रांचेज है। ठीक है, अब आते हैं किरचॉफ के नियम। तो देखिए किरचॉफ का प्रथम नियम, इसको केसीएल भी बोलते हैं, किरचॉफ का प्रथम नियम। किरचॉफ बोल रहा हूँ मैं, बुक में इसको किरचॉफ लिखा हुआ है, ध्यान रखना, किरचॉफ का प्रथम नियम है। मैं इसको किरचॉफ बोल रहा हूँ, किरचॉफ का प्रथम नियम, जिसको अपन संधि नियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संधि नियम भी इसको बोलते हैं, जंक्शन रूल भी इसको बोलते हैं, किरचॉफ या किरचॉफ का धारा का नियम इसको बोलते हैं। इसको केसीएल भी बोलते हैं, किरचॉफ करंट लॉ। तो ये क्या होता है, इस नियमानुसार किसी संधि पर, परिभाषा की बात करूं, एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम पूछता रहता है, इसकी परिभाषा आप लिखिए। तो इसके अनुसार क्या होता है कि संधि पर, किसी संधि पर मिलने वाली विद्युत धाराओं का बीज गणितीय योग शून्य होता है, अर्थात सिग्मा I बराबर 0। ये किरचॉफ का प्रथम नियम। जैसे मान लो अपने पास कि ये ऐसे अपन बना दें कि यहाँ पे डायग्राम बनाते अपन, ऐसे मान लीजिए, इसमें मान लो इधर से करंट आ रहा है I1, ये प्रतिरोध मान लीजिए R1, इधर से मान लीजिए करंट आ रहा है I2, ये प्रतिरोध मान लीजिए आप R2, और मान लो यहाँ से करंट निकल रहा है I3 बाहर निकल रहा है, ये प्रतिरोध आप मान लीजिए R3, और मान लीजिए ये प्रतिरोध R4, इससे मान लो करंट I4 बाहर निकल रहा है। बाहर मतलब अगर देखिए एरो संधि की ओर है तो करंट संधि की ओर आ रहा, और एरो अगर संधि से दूर जा रहा तो मतलब करंट बाहर निकल रहा। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे देखिए आने वाली धारा को प्लस मानते हैं, संधि की ओर आने वाली धारा को प्लस मानते हैं, और संधि से दूर जाने वाली धारा को अपन माइनस मानते हैं, आने वाली को प्लस, जाने वाली को माइनस। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसके अनुसार आएगा, देखिए I1 अगर सिग्मा I बराबर 0 यहाँ पे अपन लगाए तो आएगा I1 प्लस I2, तो हो जाएगा प्लस का, ये देखो एरो संधि की ओर है तो ये दोनों हो जाएगी प्लस, और ये दोनों हो जाएगी माइनस I3 माइनस I4 बराबर क्या आएगा 0। यानी आप यहाँ से बोल सकते हो I1 प्लस I2 बराबर I3 प्लस I4। ठीक है, यानी अब देखिए ये क्या आ गई, I1 प्लस I2 हो गई, यानी करंट एंटरिंग करंट, और ये लीविंग करंट, यानी बाहर निकलने वाली धारा और आने वाली धारा। तो आप इसको बोल सकते हो सिग्मा I आने वाली बराबर सिग्मा I जाने वाली, आने वाली बराबर जाने वाली। जितना करंट की संधि की ओर आएगा उतना ही करंट बाहर, ये मैंने सिग्मा लिखा है, सिग्मा यानी जोड़, सिग्मा यानी जोड़। ठीक है, तो ये इसका दूसरा रूप हो गया, सिग्मा I आने वाली बराबर सिग्मा I जाने वाली। ठीक है, क्लियर। तो ये आपका किरचॉफ का प्रथम नियम है। और देखिए ये जो नियम है एग्जाम में पूछ सकता है कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस मूलभूत नियम पर आधारित है, तो वो है आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश संरक्षण नियम पर आधारित है, और ये नियम बंद व खुले परिपथ दोनों में लागू होता है। तो ये था आपका किरचॉफ का प्रथम नियम। इसमें सिंपल सवाल ऐसे पूछ सकता है, जैसे मान लीजिए एग्जाम की बात करें तो जैसे मान लो कैसे कि मान लो ऐसे कुछ है, मान लो इधर से करंट आ रहा है 2 एम्पियर, यहाँ से मान लो करंट आ रहा है कितना जा रहा है, मान लो यहाँ से करंट आ रहा है 4 एम्पियर, यहाँ से मान लो I एम्पियर, और मान लीजिए यहाँ से करंट जा रहा है कितना जा रहा है, यहाँ से करंट मान लो 1 एम्पियर, यहाँ से कितना माने करंट, मान लो यहाँ से 2 एम्पियर बाहर निकल रहा है, और यहाँ से मान लीजिए यहाँ से 3 एम्पियर मान लो बाहर निकल रहा है। तो देखिए I का मान क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे करो आप सिग्मा I बराबर किरचॉफ के प्रथम नियम से सिग्मा I बराबर क्या होगा 0 होगा। तो देखिए 2 और 4 संधि की ओर जाएगा तो आएगा 2 प्लस भी 4 भी प्लस का,
और यहाँ पे आई भी किसका होगा, प्लस का होगा, क्योंकि संधि की ओर। अब ये एरो देखो बाहर निकल रहा है तो माइनस का 2, और यहाँ भी एरो संधि से दूर जा रहा है तो माइनस का 3 बराबर क्या होगा, 0 होगा। देखिए 4 और 2 6, 6 में से -5 तो 6 प्लस आई माइनस का 5 बराबर क्या आ रहा है, 0 यहाँ से आ रहा है। तो यहाँ से कितना मिलेगा आपको, 4 और 2 6, यानी क्या मिलेगा, आई प्लस 1 बराबर 0, यानी आई का मान मिला माइनस का 1 हो। गलती होगी, गलती कुछ नहीं है। इसका मतलब ये हो गया, अगर माइनस में करंट आ जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि जिधर आपने एरो माना है, जिधर आपने करंट की दिशा मानी है उधर दिशा नहीं, ये भी ध्यान रखना। यानी ये इसका मतलब यहाँ से करंट बाहर निकल रहा है, करंट है अंदर घुस रहा नहीं। इस बात ये गलत नहीं है कि आप गलत मत समझो। माइनस अगर करंट आता है कहीं पे तो उसका मतलब ये है कि जिधर आपने दाहिनी दिशा मानी है उधर दिशा ना होके उसके अपोजिट है, उसके विपरीत है। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो ये था आपका किरचॉफ का प्रथम नियम, और इसके ऊपर ऐसा सवाल आ सकता है। जैसे बोर्ड एग्जाम 2015 में एक सवाल पूछा था, यहाँ से कुछ ऐसा करके, यहाँ से करंट 2 एम्पियर है, यहाँ से करंट मान लो 5 एम्पियर जा रहा है, यहाँ से करंट 4 एम्पियर बाहर निकल रहा है, तो आप आई का मान बताइए, ऐसा कुछ सवाल। तो यहाँ आई का मान कितना आएगा, 5 और 2 प्लस का 7 -4, यानी यहाँ आएगा 3 एम्पियर, ऐसा सवाल। ठीक है, चलिए तो ऐसा आप कर लोगे। आगे आते हैं, ये किरचॉफ का प्रथम नियम हो गया। नेक्स्ट अपन बात करें किरचॉफ का द्वितीय नियम, तो इसको अपन रब करते हैं आगे बात करें किरचॉफ का। इसको कुछ नोट करना है तो आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम, उसको अपन किरकॉफ, बुक में लिखा हुआ है किरकॉफ, हिंदी में किरकॉफ बोलते हैं, वैसे ज्यादातर लोग 90% लोग किरचॉफ ही बोलते हैं। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम, इसको वोल्टा नियम भी बोलते हैं, इसको लूप नियम भी बोलते हैं। लूप नियम, लूप लो, वोल्टेज लो, या किरचॉफ का द्वितीय नियम, और इसको शॉर्ट में केवीएल बोलते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लो, किरचॉफ का वोल्टा नियम। इसको मैं लिख रहा हूँ किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम। तो ये क्या होगा, देखिए लिखते हैं एक बार। तो देखो इसके अनुसार क्या होता है, ये नियम एक आपका जैसे लागू होगा, बंद लूप पर लागू होगा, यानी से लूप आपका बंद होना चाहिए। किरचॉफ का द्वितीय नियम, इसको केवीएल के नाम से बोला जाता है, किरचॉफ वोल्टेज लो। तो ये क्या होता है, ये होता है, देखो यस, ये क्या होता है आपका, किसी मतलब प्रतिरोध को व सेलों से युक्त, जिसमें प्रतिरोध भी हो और सेल भी हो, प्रतिरोध को व सेलों से, यानी इस नियमानुसार प्रतिरोध को व सेलों से युक्त किसी बंद लूप में वोल्टताओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अर्थात आप बोल सकते हो सिग्मा डेल वी बराबर 0। यही आपका इसका मैथमेटिकल गणितीय रूप है। इसको दूसरे रूप में बोलता है कई बार कि सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई बोलता है, यानी किसी बंद लूप में प्रतिरोधकों पर विभवांतर का योग है, वो उस बंद लूप में सभी सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो आप ये वाली परिभाषा वैसे आसान रहेगी, ये भी आप चाहो तो याद कर सकते हो, बुक में ये दे रखी है पहले, उसके बाद ये वाली दे रखी है, आप पढ़ लेना। ठीक है, तो अपन इसी को बोलेंगे। ठीक है, तो ये होता है आपका किरचॉफ का द्वितीय नियम, सिग्मा डेल वी बराबर 0। ठीक है, अब देखिए ये लूप होता है। सबसे पहली बात तो ये किस मूलभूत नियम पर आधारित है, तो ये आधारित आपका ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। किरचॉफ का द्वितीय नियम किस मूलभूत नियम पर आधारित है, तो किरचॉफ का द्वितीय नियम आधारित है ऊर्जा संरक्षण पर। ठीक है, ठीक। और उसके बाद ये नियम है केवल और केवल बंद परिपथ में ही लागू होता है, बंद परिपथ में ही लागू होगा, हर कहीं पे लागू नहीं होता। ठीक है, तो ये उसके बारे में बातें हो गई, बंद लूप में लागू होगा। अब देखिए इसमें लूप की बात करते हैं, लूप के लिए आप इसी डायग्राम को वापस देखिए। लूप किसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं यहाँ पे ए बी ई एफ ए, एक बंद लूप है, ए बी ई एफ ए, इसे बोलते हैं लूप। ये आपका लूप हो गया। ठीक है, ये भी आपका लूप है, जैसे बी सी डी ई भी एक आपका लूप है। ऐसा मतलब लूप जहां से चलो वहीं पे वापस आना होता है, इसे बोलते हैं लूप, बोलते हैं बंद लूप, बोलते हैं क्लोज लूप बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इससे न्यूमेरिकल सोल्व कैसे करते हैं। तो न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए पहले अपन किसी बैटरी से करंट निकालेंगे। जैसे मान लो ये E1 विद्युत वाहक की बैटरी, मान लो E2 विद्युत वाहक की, मान लीजिए E3 विद्युत वाहक की। तो पहले बैटरी से करंट निकालते हैं, करंट उस बैटरी से निकालते हैं जिसका विद्युत वाहक बल ज्यादा होगा, और फिर उसको किरचॉफ के संधि से बांटेंगे, और फिर लूप चुनेंगे। लूप उतने बनेंगे जितने चर राशियां होगी। तो हाँ, हो सकता है ये बात मुझे आपको समझ में नहीं आई, तो इसी बात को अपन समझते हैं न्यूमेरिकल के थ्रू। ये जो किरचॉफ इसके न्यूमेरिकल्स कैसे आता है, तो देखिए न्यूमेरिकल्स अगर बोर्ड में आएगा तो कैसा
आ सकता है इसके ऊपर। तो देखिए इससे मतलब किरचॉफ के नियम से न्यूमेरिकल कैसे सोल्व करने होते हैं। तो देखिए इसका अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे सारी बातें क्लियर हो जाएगी। अब न्यूमेरिकल करने से पहले इसमें कुछ बातें आपको बतानी पड़ेगी। इसमें देखिए अगर आप सेल के अंदर जैसे मान लो सेल आपका प्लस माइनस, इसमें लूप चुनना होगा। अगर आप सेल में प्लस से माइनस में जा रहे हो तो सेल का विद्युत भागफल माइनस मानते हैं, ठीक है। और अगर आप सेल के अंदर लूप का आपका जो लूप है वो सेल में माइनस से प्लस में जा रहा है तो इसका विद्युत भागफल प्लस ही मानते हैं। और अगर प्रतिरोध में मान लो प्रतिरोध है, इसका प्रतिरोध मान लो आर है, इसमें करंट ये जा रहा है, अगर करंट और आपके माने गए लूप की दिशा दोनों सेम है तो यहाँ प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर माइनस आर मानते हैं, ये प्लस ये माइनस, क्योंकि विद्युत धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है। बुक में इस जगह उल्टा लिखता है, बुक में यहाँ लिखता है प्लस, यहाँ लिखता है, बुक में इस वाले को प्लस कर रखा है। मैं उसको आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूँ कि विद्युत धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो मैंने लोअर पोटेंशियल को माइनस बोल दिया, हायर को मैंने प्लस बोल दिया, तो ये आएगा V बराबर माइनस आर। यानी अगर प्रतिरोध के सिरों पर आपका माना गया लूप और करंट दोनों समान दिशा में है तो प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर अपन नेगेटिव मानते हैं, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप नेगेटिव लेते हैं, विभव पतन। अगर प्रतिरोध के अंदर मान लो आपका ये करंट ऐसे जा रहा है, ये प्रतिरोध का आर और आपका लूप मान लो कुछ ऐसा, पर करंट के उल्टा है, करंट के उल्टा, तो यहाँ विभवांतर अपन प्लस आई आर मानेंगे, ये प्लस और ये माइनस। यानी आपको प्लस से माइनस में गए तो माइनस और माइनस से प्लस में आए तो प्लस, ये यहाँ पे कहानी। और यहाँ संधारित्र और इंडक्टर का भी हो सकता है लेकिन वो अपन यहाँ पे नहीं कर रहे। चलिए अब इसको देखो एग्जाम्पल समझते हैं कैसे कुछ करना है। तो देखिए सवाल करवाता हूँ, जैसे जो ये सवाल आपको कर रहा हूँ, ये सवाल पूछा गया था जेईई मेन 2015 के अंदर पूछा गया था। जेईई मेन जो आप जानते हो, जो एनआईटी मतलब एनआईटीज में एडमिशन के लिए होता है, ठीक है, इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए। तो देखिए इसमें सवाल क्या था, सवाल उन्होंने पूछा अपने से कि मान लो ऐसा दिया उन्होंने बना के सर्किट, ये 6 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, और यहाँ उन्होंने एक प्रतिरोध ऐसे बनाया अपने को, और यहाँ पे उन्होंने बैटरी लगाई प्लस माइनस 9 वोल्ट की बैटरी है, 6 वोल्ट की बैटरी है, 2 ओम का प्रतिरोध, और उन्होंने यहाँ पे लगाया कि एक प्रतिरोध ये है और एक प्रतिरोध ये है और एक प्रतिरोध इसके बीच में ये है। उन्होंने ऐसा बना के डायग्राम दिया कि और बताया कि ये 3 ओम का है, ये 3 ओम का है और ये 1 ओम का है, और ये प्रतिरोध ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है। तो बताइए इस प्रतिरोध मतलब 1 ओम प्रतिरोध धारा का मान क्या होगा। उन्होंने ऑप्शन भी दिया था अपने को, ऑप्शन ए दिया था 1.13 एम्पियर पी से क्यू, ऑप्शन बी उन्होंने दिया था 1.13 एम्पियर क्यू से पी, और ऑप्शन सी उन्होंने दिया था 0.13 एम्पियर पी से क्यू, और ऑप्शन डी उन्होंने दिया था 0.13, भाई वहां तो ऑब्जेक्टिव पेपर होता ना, तो 0.13 एम्पियर क्यू से पी। तो बताइए इसमें 1 एम्पियर में धारा कितनी आएगी। तो देखिए इसको हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहला काम किरचॉफ के नियम का, देखो ये सवाल जेईई मेन का सवाल है, तो ऐसे सवाल आ सकते हैं अगर आप आगे नीट वगैरह एग्जाम दोगे तो, और बोर्ड में ऐसा सवाल आए तो आप मेरे हिसाब से इजीली कर जाओगे। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहला काम होता है किरचॉफ के नियम का सवाल करने के लिए आपको किसी बैटरी से करंट निकालना है, और करंट उस बैटरी से निकालेंगे जिसका मान सबसे ज्यादा होगा, जिसका मतलब जो हायर वोल्टेज की। तो करंट एक से निकाल सकते हैं, सबसे निकाल सकते हैं, लेकिन बेटर होता है अपन एक से करंट निकाले और उसी को केसीएल से, किरचॉफ के संधि नियम से डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसको बांटना है। तो अपन ने क्या किया, मान लेते हैं कि इस बैटरी से आप डायग्राम बनाओ। अब सॉल्यूशन के अंदर ये डायग्राम दोबारा बनाओ जिसमें इसमें कोई खचर पचर नहीं हो। ये डायग्राम ओरिजिनल है। सवाल समझ में आ गया, ये सवाल दिया था, दिखाए गए परिपथ में 1 ओम प्रतिरोध धारा का मान होगा। ऑप्शन ए 1.13 ये आपको ए फॉर एम्पियर, पी से क्यू होगी या क्यू से पी होगी, करंट आपको निकालनी है, ठीक है। अब सब्जेक्ट में आ गए तो पूछेगा पी से मतलब 1 ओम प्रतिरोध धारा का मान ज्ञात कीजिए, बस इतना पूछ लेगा वहां पे। तो इसको देखो सोल्यूशन का करेंगे अपन। तो मान लेते हैं सबसे पहले अपने को इस बैटरी से मान लो आई करंट निकाला। अब देखिए संधि पर करंट बढ़ता है, तो यहाँ पे मान लेते हैं करंट इसमें जा रहा है I1 एम्पियर, मान लिया अपन ने। तो इसमें I2 मान लेते हैं। तो इसमें I2 मानते ही अपने कर दी गलती, यानी अपन ने अपने लिए समस्या खड़ी कर ली है। क्या कर ली है, क्योंकि अपने पास 3 वेरिएबल हो गए, एक I पता नहीं है, एक I1 पता नहीं है और एक I2 भी पता नहीं है, और 3 वेरिएबल्स के साथ खेलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 3 समीकरण बनेंगे और 3 समीकरण को हल करने में अपने पसीने अपने प्राण निकल जाने हैं। तो अपन कोशिश करेंगे कि वेरिएबल्स कम से कम हो। तो अपन ने क्या किया, अगर ये I1 इसमें से जा रहा है, अगर इसमें I1 गया तो I1 किसमें से गया, I में से I माइनस, यानी इसमें से I1 इधर गया तो इधर क्या जाएगा, इधर जाएगा I माइनस I1, I माइनस I1। अब देखिए वेरिएबल दो ही है, एक तो I और दूसरा I1,
क्लियर। अब लूप चुनना है, तो लूप जैसे आपकी मर्जी, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ए क्लॉकवाइज, ए जैसे आपकी मर्जी कैसे चुन लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आपकी मर्जी कैसे चूज कर लीजिए, ऐसे चूज कर लो, ऐसे दोनों को, या इसको ऐसे कर लो, उसको ऐसे कर लो, या दोनों को ऐसे कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ध्यान इतना रखना है, जहां से पहले हो वहीं पे वापस आ जाना है। तो मैं इसको मान लो क्लॉकवाइज ऐसे कि मान लेते ये फर्स्ट लूप है और ये सेकंड लूप है। लूप उतने बनेंगे जितने वेरिएबल्स होते हैं, जितने चर होते हैं। तो यहाँ कितने वेरिएबल्स हैं? दो ही वेरिएबल्स है, दो ही चर है, अननोन क्वांटिटी, एक तो आई है और दूसरा कौन सा है? i1 है। तो अपन देखिए पहले बात करें लूप, यानी लूप फर्स्ट में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से क्या होता है? सिग्मा डेल वी बराबर 0 होता है। तो लगाइए यहाँ पे, तो क्या होगा देखिए, यहां कर लो, कोई भी एक पॉइंट पकड़ लो, जो पॉइंट आप पकड़ते हो उसी पे घूम फिर के वापस आ जाइए। तो देखिए मैंने मान लो ये पॉइंट पकड़ा, तो देखो यहां से इसमें गया, तो यहां का लूप कैसे जा रहा है? प्लस से माइनस में, तो बैटरी का विभवांतर आएगा -6। यही तो मैं बता रहा था। देखो ये अगर आप लूप में, अगर आपका लूप सेल में करंट की दिशा से कोई मतलब नहीं होता है। अगर आप सेल में प्लस से माइनस में घुसे तो यहाँ आ जाएगा माइनस, प्लस से माइनस में कूदे तो आएगा -6 वोल्ट। अब नीचे आओगे आप, तो देखो यहाँ आपका करंट नहीं कहा जा रहा, अपने नीचे माना, करंट कहा जा रहा नीचे। एक बात में गलती होगी थोड़ी सी, एक काम और करना होता है कि जितना आप, सुन लीजिए दोबारा गलती क्या होगी, जितना आप बैटरी से करंट निकालते हो उतना करंट उस बैटरी में पहुंच जाना चाहिए। अगर नहीं पहुंच रहा है तो आपने कहीं ना कहीं करंट के डिस्ट्रीब्यूशन में गलती कर दी है। देखिए यहाँ पे ये करंट यहाँ से I माइनस I1 इसमें घूमता हुआ, यहाँ होता हुआ, यहाँ होता हुआ, यहाँ पे मिलेगा। यहां से कितना आ रहा है? I1, यानी इस पॉइंट Q पे I माइनस I1 प्लस I1 हो जाएगा, तो वापस इस बैटरी में करंट I आ रहे हैं। अपना करंट का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं थी। अब लूप पे आगे, तो ये -6 आ गया। अब देखिए यहाँ पे एक और में करंट भी कहा जा रहा है नीचे, और आपका लूप भी क्या जा रहा है? ऐसा नीचे जा रहा है। तो यहाँ क्या आएगा? अगर प्रतिरोध में करंट और लूप दोनों की दिशा समान हो तो इसके सिरों पर विभवांतर क्या होता है? ऋणात्मक -IR। इसमें I कितना है? I1 है, और इसका R कितना है? 1 है, तो ये आएगा I। अब इसमें आओगे, देखिए इसमें लूप जा रहा है ऐसे और करंट आ रहा है आपका ऐसे I माइनस I। भाई इसमें कौन सा करंट आ रहा है? इसमें करंट आ रहा है I माइनस I1 आ रहा है। तो यहाँ दोनों क्या होगा? विपरीत। तो इस बार इसके सिरों में विभवांतर होगा ऋणात्मक, मतलब धनात्मक होगा, क्योंकि जहां प्रतिरोध में अगर करंट और लूप दोनों अपोजिट है तो विभवांतर क्या आता है? प्लस आता है। तो यहाँ पे आएगा I इंटू आर। तो I कितना है? I माइनस I1 इंटू में क्या आएगा? 3 यहाँ पे आएगा। तो इसको मैं ऐसा लिख दूं, 3 इंटू में I माइनस I1 बराबर 0। इसको सोल्व कर लोगे, देखो माइनस का I1 ये 3 अंदर जाएगा तो माइनस का 3I1, तो बनेगा माइनस का 4I1 प्लस का 3I, और यहाँ पे माइनस का 6 बराबर 0। समीकरण नंबर 1 इसको बोलिए, सही लिखा है मैंने, माइनस का 3I1 माइनस का 4I1 प्लस का 3 माइनस का 6 बराबर 0। समीकरण नंबर 1। अब दूसरा देखिए, लूप सेकंड में कहां से? ये किरचॉफ के द्वितीय नियम से। तो देखिए आप कहां कोई भी पॉइंट फिक्स कर लीजिए, मान लो यहां से फिक्स किया आपने, तो आप यहां आपने लूप कैसे चुना? आपने लूप चुना है ऐसे, यानी क्लॉकवाइज, यानी P से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां वापस पहुंचना है। और देखिए प्रतिरोध में करंट आ रहा है इधर और लूप, करंट आ रहा है इधर, लूप जा रहा है इधर, तो दोनों हो गए अपोजिट। तो यहां क्या मानना है? प्लस मानना है। तो क्या आएगा? 2I V इंटू वी बराबर क्या होगा? I इंटू आर। I कितना इसका? I इसमें, और इसका R कितना है? 2 है। सेल में अगर आप प्लस से माइनस में तो आएगा माइनस का 9 वोल्ट आएगा। अब यहां देखिए, यहां करंट आ रहा है ऐसे, इसमें I करंट आ रहा है और लूप जा रहा है ऐसे, दोनों क्या हो गए? विपरीत। दोनों क्या हो गए? भाई लूप जा रहा है ऐसे, करंट जा रहा है ऐसे, तो यहां क्या आएगा? प्लस का 3 आएगा। अब यहां देखिए इसमें क्या होगा? इसमें आपका होगा, क्या होगा? अब यानी पीछे, आप पीछे यहां गए, यहां से आए, यहां से अब कहां जाना है? यहां जाना है। तो यहां क्या होगा? तो यहां होने वाला आपका करंट आ रहा है नीचे, लूप जा रहा है ऊपर। करंट आ रहा है नीचे, लूप जा रहा है ऊपर, दोनों क्या हो गए? विपरीत आपके हो गए। तो यहां भी क्या आएगा? यहां भी प्लस का I1 आएगा, बराबर आएगा 0। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो मिलेगा कितना? 2I प्लस 3I 5I प्लस का I1 माइनस का 9 बराबर 0। समीकरण नंबर 2। करना कुछ नहीं है, आपको दोनों समीकरणों को, एक मिनट ना, आपको दोनों समीकरणों को, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 दोनों को सोल्व करके
आपको I और I1 की वैल्यू निकालनी है। अपने को तो I1 से मतलब है, तो देखिए I1 निकालने के लिए अपन I को गाइड करना चाहते हैं, तो I को गाइड करने के लिए आप क्या करो, समीकरण 1 को देखो, समीकरण 1 को आप गुणा कर दो, समीकरण 1 को गुणा कर दो 5 से, और समीकरण 2 को आप गुणा कर दो 3 से, और समीकरण 1 में से फिर घटा दीजिए। समीकरण 1 को 5 से और समीकरण 2 को समीकरण 3 से गुणा करके घटा दीजिए। तो समीकरण 1 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 20 I1 प्लस का 15 I5 से गुणा करो और माइनस का 30 यहाँ पे आएगा। घटाना किसमें से, समीकरण 2 को 3 से गुणा करके घटाओ, तो यहाँ पे कितना 5 या 15 I, यहाँ पे आएगा प्लस का 3I1 और यहाँ आएगा माइनस का 27 आपको यहाँ पे मिलेगा, बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। देखिए ये 15I प्लस का माइनस 15I कैंसिल आउट, और माइनस का 20I1 और यहाँ ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 3I1, क्लियर। माइनस का 30, ये हो जाएगा प्लस का 27, तो माइनस का 3 बराबर आएगा 0, तो आपको मिलेगा क्या मिलेगा, इसको सोल्व करोगे तो माइनस का 30I1 बराबर प्लस का 3, तो I1 की वैल्यू आएगी माइनस का 3/23। अब मैं इसको सोल्व नहीं करने वाला, मैं इसको सोल्व भी करने वाला, ये मेरे पास ऑप्शन है। इसका मान भाई 3 छोटा है, 23 बड़ा है, तो इसका मान 1 से ज़्यादा आ ही नहीं सकता, खत्म, तो सोल्व करना ही नहीं, यानी जो भी आंसर होगा वो 1 से कम होगा, यानी 0, या तो ये होगा या फिर ये होगा। दो ऑप्शन में गायब हो गए अपने यहाँ पे, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते क्योंकि इसका मान 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता, तो दो ऑप्शन हो गए। अब बात है सी और डी में से कौन सा सही होगा, तो देखिए आपने करंट क्या माना है, I1 का मान क्या आ रहा है, माइनस का 3/23 आ रहा है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, अगर करंट का मान माइनस में आ गया तो उसका मतलब होता है कि करंट आपने जिधर माना है उधर नहीं है, उसका उल्टा है। तो आपने इसको क्या माना है, P से Q माना है, तो ये P से Q भी नहीं होगा, Q से P होगा, तो आपका राइट कौन सा होगा, यानी I1 का मान आएगा 3/23, यानी इसको हल करने में 0. ये आएगा, चाहे सोल्व कर लो, -0.13 आएगा, तो माइनस यानी इसका जो मान है 0.13 एम्पियर Q से P, इसमें आंसर होगा। बोर्ड में कैसे पूछ सकता है कि 1 ओम प्रतिरोध धारा का मान ज्ञात कीजिए, वो इसकी दिशा भी बताइए, P से Q या Q से P, तो Q से P होगा। बोलो क्लियर। जेईई मेन 2015 का एक सवाल, तो किरचॉफ का ऐसा सवाल आ सकता है, आएगा तो ये तो आपका किरचॉफ, क्लियर। अब आगे हम बात करते हैं किरचॉफ के बाद में व्हीटस्टोन सेतु की बात करते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ आएगा, ये सवाल आप पहुंच के नोट कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट, क्लियर, नियम क्लियर हो गए, न्यूमेरिकल हो गया। चलिए अब आगे बात करेंगे व्हीटस्टोन सेतु की। व्हीटस्टोन सेतु, देखिए व्हीटस्टोन सेतु एक प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। इसके अंदर अपन क्या करते हैं, एक अज्ञात प्रतिरोध का मान 3 ज्ञात प्रतिरोधों के पदों में ज्ञात करते हैं। एक चतुर्भुजाकार व्यवस्था होती है, तो बनाते हुए रुके। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन सेतु, तो व्हीटस्टोन सेतु में क्या होता है, तो देखिए इसमें अगर थोड़ी खर्च हो जाए, यह है, ठीक है। इसमें क्या होता है, यह 4 प्रतिरोधों की ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें एक अज्ञात प्रतिरोध का मान 3 ज्ञात प्रतिरोधों के पदों में ज्ञात किया जाता है। अब बात करें इसकी बनावट की, तो बनावट में क्या होता है, देखिए इसमें ऐसे होते हैं 4 प्रतिरोध होंगे, ऐसे पॉइंट मान लीजिए, मान लो 1 पॉइंट ये, इसके सामने 1 पॉइंट ये, इसके सामने 1 पॉइंट ये और 1 पॉइंट ऐसा। इसमें एक देखो 2 प्रतिरोध होंगे, एक प्रतिरोध ये और एक प्रतिरोध ये दोनों प्रतिरोध, इसको मानते हैं अपन P, इसको मानते हैं Q। ये दोनों प्रतिरोध किसमें जुड़े हैं, सीरीज में, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ऐसे ही एक प्रतिरोध होगा ये वाला रेजिस्टेंस R, इसको अपन बोलते हैं, और एक प्रतिरोध होगा ये वाला, इसको अपन S बोलते हैं। ये S और ये R। देखिए P और Q ज्ञात होते हैं, R भी ज्ञात होगा लेकिन ये वेरिएबल होगा, इसको अपन चेंज कर सकते हैं, और S यहाँ पे अज्ञात होता है। अपने उस अज्ञात प्रतिरोध का मान निकालना 3 ज्ञात प्रतिरोधों के पदों में। इसमें क्या होता है, इसमें दो प्रतिरोध P व Q, वह R व S श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। ये श्रेणी संयोजन आपस में समांतर क्रम में जुड़ा होता है, ये होगी इसकी थ्योरी। अब क्या करते हैं, इसको बोलेंगे अपन A, इसको बोलेंगे B, इसको बोलेंगे C, इसको बोलेंगे D। अपन इस भुजा में लगा देते हैं एक गैल्वेनोमीटर, धारा मापी जिसको बोलते हैं, करंट को मेजर करने के लिए, और यहाँ लगा देंगे एक कुंजी जिसको अपन K2 बोलेंगे,
और यानी अपन ने इस देखो एक चतुर्भुजाकार व्यवस्था है जिसकी चारों भुजाओं में 4 पट्टे लगे और विकर्ण में क्या लगा रखा है, धारामापी, इसको बोलते धारामापी भुजा, और एक विकर्ण में यहां लगा देंगे एक बैटरी, लेकिन इसको हम यहां ना लगा के, यहाँ जंजाल ज्यादा फैल जाएगा तो इसको अपन बाहर निकाल के ऐसे बाहर पटक देते इसको, ये प्लस ये भी विकर्ण है, ये लगी हुई है के, लेकिन डायग्राम अच्छा दिखे सुंदर दिखे आपकी तरह, इसको अपन ने बाहर निकाल के बाहर रख दिया, तो प्लस माइनस, तो ये विद्युत वाहक की बैटरी, और यहाँ पे कुंजी, इसको अपन K1 बनेंगे की, ये स्विच एक तरह से ऑन ऑफ करने के लिए, ये होगी। यानी ये क्या होता है, इसमें देखो दो पट्टे P व Q व R व S श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं, वह ये सभी संयोजन भी वह ये सभी संयोजन आपस में समांतर क्रम में संयोजित होता है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया आपकी। वह इस प्रकार चतुर्भुजाकार व्यवस्था के एक विकर्ण BD के मध्य धारामापी G व कुंजी K2 जोड़ते हैं, वह एक विकर्ण AC के मध्य एक सेल E व कुंजी K1 जोड़ते हैं। ये हो गया आपका। और इसका जो प्रतिरोधन क्या मानते हैं, RG मानते, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर मानते हैं। ये होगी इसकी बनावट। अब आगे आती है इसकी संतुलन अवस्था के लिए कंडीशन, सेतु की संतुलन अवस्था, संतुलन व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था व कार्य विधि। तो संतुलन अवस्था में क्या होता है, देखिए इसमें, यानी देखो अपन इस PQRS को, देखो इस R को इस प्रकार अपने हमने इनको ऐसे एडजस्ट करेंगे कि धारामापी के अंदर धारा का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए, उसे बोलते हैं सेतु की बैलेंस कंडीशन। यानी इसको अगर परिभाषा में बोला तो ऐसे बोलेंगे, व्हीटस्टोन सेतु की भुजाओं में लगे, व्हीटस्टोन सेतु की भुजाओं में लगे प्रतिरोधकों के मानों की वह व्यवस्था जब सेल द्वारा सेतु में धारा प्रवाहित करने पर धारामापी में विक्षेप शून्य होता है, सेतु की संतुलन अवस्था कहलाती है। ठीक है, वह इसकी संतुलन अवस्था में, सेतु की संतुलन अवस्था में क्या होता है, इसमें कोई करंट नहीं बह रहा, कोई करंट नहीं बह रहा, मतलब यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल विभव सेम हो गया। यानी बैलेंस कंडीशन के अंदर जितना पोटेंशियल, जितना भी वो बी पे होता है उतना ही विभव डी पे होता है, क्योंकि हम जानते हैं करंट तभी बहता है जब विभवांतर का अंतर होता है। मतलब इस ब्रांच में, बीडी ब्रांच में कोई करंट नहीं है, इसका मतलब है इस पॉइंट का और इस पॉइंट का विभव क्या है, बराबर है, वीबी बराबर वीडी। वह IG का मान भी यहाँ पे क्या आता है, 0 आता है, और होता है P बटा Q बराबर R बटा S, ये भी होता है, ये बटा ये बराबर ये बटा ये भी होता है, P बटा Q बराबर R बटा S होता है। कब होता है, जब आपका ब्रिज बैलेंस होता है। ये बातें आपको न्यूमेरिकल्स में काम आती है और इसके डेरिवेशन में काम आने वाली। बैलेंस कंडीशन के अंदर संतुलन अवस्था में यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल सेम होता है, IG का मान 0 होता है और P बटा Q बराबर R बटा S होता है। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन जो डेरिवेशन है इसको डेरिवेशन करना है, जो आपको ये P बाई Q बराबर R बाई S करना है। इसके दो तरीके लाने के, एक होता है ओम का नियम और एक होता है किरचॉफ का नियम। यानी व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत की उत्पत्ति, व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत की उत्पत्ति, इसकी व्युत्पत्ति, इसका डेरिवेशन। तो पहला अपन करेंगे इससे ओम के नियम से, व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत की उत्पत्ति, वो आप लिख देना यहाँ पे। पहला किससे, ओम के नियम से। तो देखिए आप, तो आप क्या करोगे, होगे सेतु की संतुलन अवस्था में, सेतु की संतुलन अवस्था में क्या होता है, सेतु की संतुलन अवस्था में होता है VB बराबर VD होता है, वह IG बराबर क्या होता है, 0 होता है। ये बराबर है। तो क्या करना अपने को, जब ओम के नियम से इसको करेंगे अपन, तो एक क्या करना आपको, ये मतलब यहाँ का विभवांतर यहाँ के विभवांतर के बराबर करना है। यानी आप इस VB बराबर VD को ऐसा लिख सकते हो, VA माइनस VB बराबर VA माइनस VD, आप इसको लिख सकते हो। मतलब समझ आया। तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ माइनस से गुणा कर दिया और दोनों में VA जोड़ दिया। या यूं समझ लीजिए, यहाँ देखो आपको क्या है, इस प्रतिरोध P के सिरों पे विभवांतर निकालना है। विभवांतर मतलब विभव का अंतर, यानी यहाँ का विभव कितना है और यहाँ का विभव कितना है, ये हो गया VA माइनस VB। प्रतिरोध P के सिरों पर विभवांतर, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं। तो VA माइनस VB का मान ओम के नियम से, ओम के नियम से VA माइनस VB का मान होगा, कितना होगा, VA माइनस VB का मतलब है इस प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर। तो अपन ने यहाँ से करंट नहीं निकाला, तो मान लो बैटरी से करंट कितना निकल रहा है, I, ये जंक्शन है, तो मान लो इसमें करंट जा रहा है I1, इसमें करंट जा रहा है I2, और यहाँ पे करंट कितना जाएगा, यहाँ पे करंट जाएगा IG। अपन ने मान लिया, तो इधर करंट क्या जाएगा, I1 माइनस IG। मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब ऊपर से आ रहा IG, इधर से आ रहा I2, तो यहाँ मिलेगा, तो यहाँ वापस क्या हो जाएगा,
I2 प्लस IG हो जाएगा। यहाँ दोनों मिलेंगे तो देखिए इधर से I1 माइनस IG आ रहा है और इधर से आ रहा है प्लस I2 माइनस I2 प्लस IG, तो ये कट जाएगा तो सिंपल यहाँ बचेगा I1 प्लस I2 यानी वापस I। तो ये इतना होता है कि बैटरी से जितना करंट निकाला है उतना करंट बैटरी में वापस पहुंचा देना है। तो ये आपको मिलेगा कितना, I1 इंटू में P मिलेगा, वह VD VA माइनस VD, यानी VA मतलब यहाँ का विभव, VD मतलब पॉइंट D का विभव। तो ये क्या होगा, प्रतिरोध R के सिरों पर विभवांतर। तो क्या होगा, इसमें करंट कितना है, I2 इंटू में R होगा, I इंटू R, ओम के नियम से V बराबर IR। तो ये आएगा आपको I2 इंटू में R। तो आप बोल सकते हो VA माइनस VD की जगह आपको मिलेगा I1P बराबर VA माइनस VD की जगह मिलेगा आपको I2 इंटू में R। इसको आप समीकरण नंबर 1 बोल दीजिए। अब देखिए क्या करना है, एक बार क्या करना है, यहां का विभवांतर बराबर यहां का विभवांतर, दूसरी बार क्या करना होता है, यहां का विभवांतर बराबर यहां का विभवांतर, यानी इसी बात को आप लिख सकते हो VD माइनस VC बराबर VD माइनस VC, यानी इस बार दोनों तरफ से, यानी इसमें आप दोनों तरफ आपने माइनस VC घटा दिया, मतलब यहां पे VC घटा दिया। अब VD माइनस VC वही ओम के नियम से, ओम के नियम से VB माइनस VC क्या मिलेगा, समझ गए, VB माइनस VC का मतलब है इस प्रतिरोध Q के सिरों पर विभवांतर, भाई VB इस पॉइंट B का विभव और VC क्या है, पॉइंट C का विभव है। तो क्या आएगा, ये आएगा, इसमें करंट कितना हुआ देख लो, तो I1 माइनस IG इंटू में R, इसका प्रतिरोध कितना है, ये अपने Q मान रखा, तो क्या आएगा Q यहाँ से आपको मिलेगा। सिमिलरली VD माइनस VC, VD माइनस VC क्या आएगा, इसके सिरों विभवांतर जो क्या आएगा I2 प्लस IG इंटू में प्रतिरोध जो कितना है इसका S है ओम के नियम से। तो आप इसको बोल सकते हो दिस इंप्लाइज VB माइनस VC की जगह क्या आएगा I1 माइनस IG इंटू में Q आएगा बराबर VD माइनस VC कितना आएगा I2 प्लस IG इंटू में S आएगा। अब आप जानते हो सेतु की संतुलन अवस्था में लिख देना यहाँ पे, तो IG का मान 0 होगा तो मिलेगा आपको I1 माइनस 0 इंटू में Q बराबर I2 प्लस 0 इंटू में S। तो यहां से आपको मिलेगा I1Q बराबर I2 इंटू S, समीकरण नंबर 2। अब करना कुछ नहीं है, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर पूरा लिखना, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, तो ये रहा समीकरण नंबर 1। तो I1P डिवाइड बाई क्या करना है I1Q बराबर क्या करना है I2R, ये वाला लेफ्ट में लेफ्ट का, राइट में राइट का, I2R बटे में I2S। अब I2 से I2 चला गया, I1 से I1 चला गया, तो P बाई Q बराबर क्या मिलेगा R बाई S आपको मिलेगा। तो यहां से ये तो आपका जो कि लिखोगे जो कि विच इज मतलब बैलेंस कंडीशन फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज, जो कि व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था का प्रतिबंध। और यहां से आप अतः अज्ञात प्रतिरोध का मान निकाल सकते हो, वह अज्ञात प्रतिरोध अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी, वो मिलेगी यहाँ से S का मान निकाले, S को उधर तो मिलेगा S बराबर Q बाई P इंटू में R। इसको सोल्व कर लिया, इसके लिए S को सब्जेक्ट यहाँ से बना दिया। तो ये अपने क्या किससे, ओम के नियम से, इसको भी किरचॉफ से भी ला सकते हैं। तो आगे करते हैं किरचॉफ से, ये वाला आपको नोट करना है, तो पॉइंट में इसको नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे कुंजी बंद मान लीजिए K2। बोलो क्लियर, एग्जाम आता है ओम के नियम से तो कर लोगे, किरचॉफ से पूछेगा तो भी मैंने रिवाइज में करवा दिया, और यहाँ पे इसको मैं और करवा दूंगा, उसमें कुछ नहीं, जैसे हमने किरचॉफ का न्यूमेरिकल किया है वैसे ये हो जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिए बात। हो गया यहाँ तक, इसको रोक कर दे। तो आगे देखिए नेक्स्ट कहाँ गया, तो इसको हम करेंगे किससे, ये तो किससे था ओम के नियम से, आगे करेंगे उसको किरचॉफ के नियम, किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ के नियम से। तो देखिए किरचॉफ से कैसे करेंगे, ये डायग्राम तो वापस बनाना है। अगर देखो डायग्राम बनाना आपको हमेशा ओम से पूछा किरचॉफ से पूछे, तो किरचॉफ से करना है तो उससे तो आसान है, कुछ नहीं करना, दो लूप चलो, बस कुछ नहीं करना, दो लूप चूज कर लिए, कुछ भी नहीं करना है। तो नेक्स्ट इसको करेंगे व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत की उत्पत्ति किससे, किरचॉफ के नियम से। उसको मैं किरचॉफ भी बोल रहा हूँ, एग्जाम में अगर पेपर में किरचॉफ लिखा होगा आप किरचॉफ लिखना, किरचॉफ के नियम से। तो किरचॉफ के नियम से क्या होगा, देखिए किरचॉफ के नियम से आपका होगा, एक लूप चुन लीजिए आप ये वाला और एक लूप चुन लीजिए आप ये वाला, ठीक है, लूप फर्स्ट और ये लूप सेकंड। यानी लूप फर्स्ट आपका A B D A और लूप सेकंड आपका B C D B, जहां से चलो वही तो वापस आना है। देखो किसमें लूप
अब मैं इसको फर्स्ट ना बोल के ऐसा बोलूं, लूप ए बी डी ए में किरचॉफ के द्वितीय नियम से क्या होता है, सिग्मा डेल वी बराबर 0। तो यहां से चलो अब देखिए, प्रतिरोध में अगर करंट और लूप, आपका लूप सेम दिशा में, तो प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर क्या होता है, नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है, तो आएगा -I1T। यहां देखिए आरजी क्या है, धारामापी का प्रतिरोध बुक में नहीं दिखाया था, मैंने दिखा दिया, काम आएगा। इसके अंदर जो कोयल स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग का भी तो कुछ रेजिस्टेंस होगा, उसको निकाल के बाहर दिखा दिया, आरजी रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, धारामापी का प्रतिरोध, तो आएगा -IG इंटू में आरजी। क्योंकि करंट भी नीचे जा रहा है और लूप भी आपका नीचे बी से डी जा रहा है, ए से बी, बी से डी और डी से वापस ए। प्लस आगे देखिए यहां आएगा, तो यहां लूप जा रहा है ऊपर, करंट आ रहा है नीचे, तो क्या आएगा +I2 इंटू में R बराबर 0। अब वही सेतु की संतुलित अवस्था में, सेतु की संतुलित अवस्था में IG का मान होगा 0। यहां रख हल करोगे तो मिलेगा आपको -I1P। ठीक है, सोल्व करके आने के बाद ये मिलेगा आपको, सोल्व करने पे इसमें IG का मान 0 रखोगे, -I1P और माइनस यहाँ पे 0 इंटू में RG प्लस I2 इंटू में R बराबर 0। तो सोल्व करने पर आपको मिलेगा I1P बराबर I2 इंटू में R, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार सेकंड से करोगे, लूप दूसरा लूप कौन सा होगा, लूप बी सी डी में वही किरचॉफ के द्वितीय नियम से क्या होता है, सिग्मा डेल वी बराबर 0। तो यहां से चल लो, तो यहां देखिए लूप भी नीचे, करंट भी नीचे, तो क्या आएगा -I1 RG, ब्रेक लगा देना नहीं तो गलती हो जाएगी, इनटू में Q। अब यहां देखिए करंट जा रहा है इधर, लूप आ रहा है C से D, तो यहां क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस I2 प्लस IG इंटू में क्या होगा S। अब ऊपर जाओगे इसमें, तो करंट आ रहा है नीचे, लूप जा रहा है ऊपर, तो यहां हो जाएगा प्लस IG इंटू में RG बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। तो वही सेतु की संतुलन अवस्था में लिखोगे यहाँ पे IG का मान 0, तो आपको मिलेगा यहाँ से -I1Q प्लस I2 इंटू में S, आगे वाली क्रम में 0 हो जाएगी बराबर 0। तो आपको यहाँ से मिलेगा I1Q बराबर I2 इंटू में S, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर आपको मिलेगा वही समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर I1P बटे में I1Q बराबर I2 इंटू में R बटे में I2 इंटू में S, तो आपको मिल जाएगा P/Q बराबर R/S, वही वापस आपको मिल गया। और यहां से आप वही बात वापस लिख दीजिए, S का मान आएगा Q/P इंटू में R। ये अपन ने कर दिया किरचॉफ के नियम से, 2018 में पूछा गया था किरचॉफ के नियम से, ठीक है। और 2013 में साइड वाला पूछा गया था, कौन सा वाला, ओम के नियम वाला। चलिए क्लियर, तो ये था आपका व्हीटस्टोन सेतु। आगे अपना आता है मीटर ब्रिज, मीटर सेतु, जो व्हीटस्टोन सेतु पे कहीं ना कहीं आधारित होता है। क्लियर यहाँ तक, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट अपना आएगा मीटर सेतु। मीटर ब्रिज को मैं साफ करता हूँ। देखिए मीटर सेतु, मीटर ब्रिज क्या होता है, तो मीटर सेतु के बारे में आप लिखिए या सुनिए। तो मीटर सेतु एक प्रायोगिक उपकरण है, मीटर सेतु एक प्रायोगिक उपकरण है जिसकी सहायता से मतलब मीटर सेतु अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने का एक प्रायोगिक उपकरण है, ठीक है। फिर आता है इसका सिद्धांत। तो सिद्धांत क्या होता है इसका, प्रिंसिपल, तो लिख लीजिए इसका सिद्धांत। मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत पर कार्य करता है। मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके ऊपर, मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत पर कार्य करता है। ये रट गया, मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका प्रिंसिपल है वो व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर ये बेस होता है। इसको देखो ब्रिज इसलिए बोलते हैं क्योंकि बैलेंस कंडीशन में इसमें कोई करंट नहीं जाता। जैसे नदी के ऊपर पुल है और नदी बह रही है लेकिन पुल से पानी नहीं जाता, तो ऐसा यहाँ पे भी इसको सेतु इसीलिए बोलते हैं ब्रिज, यानी बैलेंस कंडीशन में इससे कोई करंट नहीं बहता है। इसमें एक साल और पूछता है व्हीटस्टोन सेतु में, व्हीटस्टोन सेतु की बात कर रहा हूँ कि अगर धारामापी और बैटरी सेल की मतलब सेल को आपस में परिवर्तित कर दिया जाए तो क्या इसकी संतुलन अवस्था में कोई परिवर्तन होगा, तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। आप बी से डी में बैटरी लगा दो, ए से सी भुजा में आप धारामापी लगा दो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब बात आती है इसकी मीटर सेतु, समझ में आ गया। अज्ञात प्रतिरोध मान ज्ञात करने का प्रायोगिक उपकरण व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर कार्य करता है, व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। आगे इसकी बात आएगी बनावट, तो आगे लिखता हूँ इसकी बनावट इसकी में, तो बनावट इसकी मैन है, बाकी काम इसका हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या होता है, 1 मीटर लंबा तार होता है,
1 मीटर लंबा तार होगा और ये लकड़ी के आधार पर कसा होता है और इसके दोनों सिरों पर 2 एल आकार की स्ट्रिप्स होती है, ब्लेड्स होती है, पत्तियां होती है और दोनों पत्तियों के बीच में एक आई शेप की एक स्ट्रिप और होती है। तो डायग्राम बनाते हैं अपन। पहले अपन देखो, मैं स्ट्रिप पहले बना रहा हूँ कि यहाँ पे अपने पास इसमें ऐसा कुछ होता है, 2 एल आकार की पत्तियां स्ट्रिप्स होती है, इसको मैं स्ट्रिप एम बोलता हूँ। और इसके मैंने यहाँ एक होती है, इधर स्ट्रिप होती है, एक बीच में भी स्ट्रिप होती है, ब्लेड होती है, ये कॉपर की बनी होती है, कॉपर की पत्तियां होती है। एक यहाँ पे स्ट्रिप होगी। डायग्राम अपन कोशिश करें कि अपना डायग्राम बिल्कुल सही सही एक्यूरेट बने, ठीक है। बाकी डायग्राम आप बुक से भी ढंग से देख सकते हो। अगर डायग्राम आता है जल्दी से स्पीड से आप आगे बढ़िए इंटू 2 में या इंटू 1 में, इंटू 1 तो नॉर्मल हो जाएगा जो भी आपको, ठीक है। ये देखिए, ये 1 मीटर लंबा तार होगा और यहाँ पे इसको बोलेंगे स्क्रू पैच है, इसको अपन स्क्रू सी बोलेंगे। और यहाँ भी एक स्क्रू होता है, यहाँ भी एक स्क्रू होता है, यहाँ भी एक स्क्रू, यहाँ भी एक स्क्रू होता है, यहाँ भी एक स्क्रू होता है। यहाँ अपन जोड़ते हैं, देखो स्ट्रिप, इसको एम बोल दो, इस पत्ती को आप आई बोल दो, इसको आप एन बोल दीजिए, नाम दे दिया अपन। ये किसकी बनी होती है? कॉपर की बनी होती है। ये तार होता है 1 मीटर लंबा। ये तार बना होता है आपका एलोई का, मिश्र धातु का बना होता है, जो होती है मैग्नीन या फिर जनरली कांस्टेंट होता है। इन्हें क्यों बनाते हैं? क्योंकि इनका प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा बहुत कम होता है और प्रतिरोध अधिक होती है, इसलिए इसका जो ताप मतलब प्रतिरोध है वो ताप के साथ परिवर्तित नहीं होता है, इसलिए इसका बनाते हैं। अब यहाँ अपन जोड़ते हैं ज्ञात प्रतिरोध, जिसको अपन आरबी बोलते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स बोलते हैं। आपने डिब्बा वो देखा होगा लैब के अंदर। ये आपका होता है ज्ञात प्रतिरोध, जिसको अपन प्रतिरोध बॉक्स भी बोलते हैं। और यहाँ पर लगाते हैं एक अननोन रेजिस्टेंस लगाते हैं, उसको बोलेंगे अज्ञात प्रतिरोध, जो जिसका मान अपने को निकालना है। ये आपका क्या होता है? अज्ञात प्रतिरोध होता है, अननोन रेजिस्टेंस होता है। और इसके तार ए बी के साथ लगा देंगे, सेल लगा देंगे, प्लस माइनस इसका विद्युत भाग ई मान लेंगे, यहाँ एक कुंजी लगा देंगे, की लगा देंगे और यहाँ लगाते हैं धारा नियंत्रक आर एच और इसको अपन ऐसे यहाँ पे जोड़ देते हैं। ये आपका होता है आर एच धारा नियंत्रक। और यहाँ एक लगाएंगे अपन धारा मापी, जिसको अपन जी बोलेंगे और जी के आगे अपन जोड़ देंगे विसर्पी कुंजी, जोड़ के इसको अपन यहाँ, ये आपका जोकी है और इस पॉइंट को अपन बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इस पॉइंट को अपन डी बोलेंगे, इस पॉइंट को अपन बी पॉइंट बोलेंगे। ये आपका जोकी है। और यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई है, लेंथ है, उस लेंथ को अपन बोलते हैं एल। अगर ये वाली एल है तो ये वाली कितनी आएगी? ये वाली आएगी 100 माइनस एल, क्योंकि पूरा 100 भाई 1 मीटर है तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, ये होगी 100 माइनस एल सेंटीमीटर। तो ये होता है इसका डायग्राम। इसलिए आपको आयोग आपको बात समझ में आ गई होगी। फिर यहाँ से करंट आ जाएगा आई, यहाँ से करंट क्या जाएगा? आई, इधर करंट ऐसे और यहाँ मतलब इसको आप छोड़िए, ये आपका हो गया। तो ये आपका एक तरह से वेस्टर्न मतलब मीटर ब्रिज होता है। तो बनावट में क्या लिखोगे कि मीटर से टू में। अब इसको देखो बनावट में लिखना होता है भाई, रचना लिखनी है, ये इसका कंस्ट्रक्शन रचना लिखनी होगी एग्जाम में। क्या लिखोगे कि मीटर से टू में 1 मीटर लंबा तार जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल एक समान होता है, ठीक है, लकड़ी के आधार पर, लकड़ी के एक वुडन बोर्ड पर फिक्स होता है, लकड़ी के बोर्ड पर फिक्स होता है, लकड़ी के आधार पर संयोजक पेचों ए व सी के मध्य कसा होता है, ठीक है। वह इसके दोनों सिरों पर 2 एल आकार की पत्तियां एम व एन लगी होती है। इन दोनों पत्तियों के मध्य एक आई आकार की कॉपर की पत्ती होती है, ठीक है। उसके बाद लिखोगे पत्ती एम व आई के मध्य एक ज्ञात प्रतिरोध, ब्रैकेट में प्रतिरोध बॉक्स जोड़ते हैं। पत्ती आई व एन के मध्य एक अज्ञात प्रतिरोध एस जोड़ते हैं। फिर लिखोगे इस पत्ती आई के मध्य बिंदु डी से एक धारावाही जी जोड़कर उसे विसर्पी कुंजी जे से जोड़ देते हैं। उसके बाद लिखोगे तार एसी के श्रेणी क्रम में एक ई विद्युत वाहक का सेल कुंजी के व धारा नियंत्रक आर एस जोड़ते हैं और ये सेल होता है लेक्लांसी सेल। तो ये होगी इसकी थ्योरी, आप लिख लोगे, क्लियर। अब बात आती है कार्यविधि। इसकी कार्यविधि कैसे होगी? तो कार्यविधि में देखिए, मैंने समझाता हूँ कि लिखवा देंगे। लिखना क्या होता है मैंने बोल दिया अभी। कार्यविधि, तो कार्यविधि में क्या करते हैं? सबसे पहले अपन प्रतिरोध बॉक्स से कोई उपयुक्त मान का प्रतिरोध बाहर निकालते, कोई की बाहर निकाल लेंगे तो उसमें जितने ओम की क्या बाहर निकालोगे उतने ओम का प्रतिरोध सर्किट में आ जाता है। अंदर कुंडलियां बनी होती है, खोल के देखा हो कभी तो, मतलब जितने ओम की किया बाहर निकालोगे उतने ओम का प्रतिरोध सर्किट में परिपथ में आ जाता है। तो यहाँ पहले क्या करेंगे? इस प्रतिरोध बॉक्स से उपयुक्त मान का प्रतिरोध बाहर निकालते हैं। उसके बाद विसर्पी कुंजी जे को बिंदु ए और सी पर रखकर दबाते हैं। दोनों अवस्थाओं में धारा मापी में विक्षेप क्या होना चाहिए? विपरीत होना चाहिए। कि मान लो यहाँ पर विक्षेप सुई आपकी इधर आ रही है तो पॉइंट ए पर रखने पर सुई आपकी इधर आनी चाहिए।
ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है तो आपका सर्किट सही है, उसमें कोई गलती नहीं है। इसके बाद क्या करते हैं, इस विसर्जक कुंज जे को इस तार AC पर खिसकाकर वह लंबाई ज्ञात करते हैं जिसके लिए धारा मापी विक्षेप शून्य हो, और इस अवस्था में आपका मीटर सेतु बन जाता है, व्हीटस्टोन सेतु। ये इसका कार्यविधि है। तो क्या करोगे, सर्वप्रथम लिखना क्या होगा, देखो यहाँ पे लिखोगे आप, सर्वप्रथम प्रतिरोध बॉक्स से उपयुक्त मान का प्रतिरोध निकालकर विसर्जक कुंज जे को तार मतलब मीटर से तार के A व C सिरे पर रखकर दबाते हैं। दोनों अवस्थाओं में धारा मापी विक्षेप शून्य होना चाहिए। वह इसके बाद विसर्जक कुंज जे को तार AC पर खिसकाकर वह बिंदु प्राप्त करते हैं जिसके लिए धारा मापी विक्षेप शून्य हो, वह इस अवस्था में मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु की तरह कार्य करता है। क्लियर, ये हो गया। अब देखिए तार है, लंबाई है, तो इसका इस तार का कुछ ना कुछ तो प्रतिरोध होगा। तो मान लेते हैं तार का प्रतिरोध P है, इस भाग का AB भाग का प्रतिरोध P मान लेते हैं, और BC भाग का प्रतिरोध Q मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो तार AB भाग मतलब AB भाग का प्रतिरोध क्या आएगा, वो आएगा रो L बाई A। जहां पर जानते हो प्रतिरोध निकालना फॉर्मूला, R बराबर क्या होता है, रो L बाई A। तो यहाँ पे लंबाई अपने L मान रखिए, और A क्या होगा, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होगा। और तार के मतलब AB भाग का हो गया, P हो गया, तो तार के लिखने आते तार AB भाग का प्रतिरोध, और BC भाग का प्रतिरोध जिसको Q बोला है वो होगा रो इंटू 100 माइनस L, क्योंकि यहाँ लंबाई कितनी है, 100 माइनस L है, बटे में क्या आएगा, A आएगा। ठीक करोगे, सेतु की संतुलन अवस्था में क्या होता है, P बाई Q बराबर R बाई S, व्हीटस्टोन सेतु बन गया। तो P का मान कितना रख दो यहाँ पे, रो L बाई A, Q का मान कितना है, रो इंटू में 100 माइनस L बाई A बराबर क्या है, R बटे में S, जहां पे R क्या है, इस प्रतिरोध बॉक्स से निकाला गया प्रतिरोध, ज्ञात प्रतिरोध है। अब देखिए L से L क्या कटेगा, L से तो रो इंटू नहीं, रो से रो कर जाएगा, A से A कर जाएगा, तो मिलेगा क्या आपको, यहाँ मिलेगा आपको L बटे में 100 माइनस L बराबर R बाई S। अगर भूल भी जाओ तो क्या करना है, ये बटा ये वाली लंबाई बराबर ये बटा ये वाली लंबाई कर देना है, समझ गए, ये बटा ये वाली लंबाई, ये बटा ये वाली लंबाई कर देना, भूल जाओ तो। लेकिन लिखने का प्रॉपर मेथड बोर्ड एग्जाम के लिए ये वाला ही। तो यहाँ से S का मान क्या आएगा, 100 माइनस L बटे में L इंटू में R, ये आपको मिल जाएगा अज्ञात प्रतिरोध S का मान, 100 माइनस L बटे में L। यहाँ पे लंबाई किसमें है, यहाँ लंबाई सेंटीमीटर में रखनी है, लंबाई किसमें रखनी है, यहाँ पे सेंटीमीटर में, और R क्या है, प्रतिरोध बॉक्स से निकाला गया प्रतिरोध, ये हो गया आपका मीटर सेतु। ठीक है, सावधानी की बात करें तो सबसे पहले सावधानी, मीटर सेतु में मतलब जो विसर्जक कुंज जे को तार मीटर से तार पर रगड़ कर नहीं चलाना चाहिए, नहीं तो इसका अनुप्रस्थ काट से परिवर्तित हो जाएगा। और दूसरी बात, इसमें करंट अधिक समय तक प्रवाहित नहीं करना चाहिए। अगर करंट धारा अधिक समय तक प्रवाहित करोगे तो तार गर्म हो जाएगा, और तार गर्म होकर उसका प्रतिरोध में परिवर्तन हो जाएगा, तो आपको ऐसा नहीं करना है। ये इसके लिए सावधानियां हो गई। चलिए यहाँ तक क्लियर। आगे अपन बात करेंगे विभव मापी की, पोटेंशियोमीटर की। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर, आगे चले तो नेक्स्ट देखिए, इसको आप कर रहा हूं, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, जो भी बोलना था वो मैंने बोल दिया था, और समझाना था मैंने समझा भी दिया आपको। यानी अगर आपने नहीं भी पढ़ा था तो भी आपको समझ में आ रहा होगा, बस मैंने थोड़ी लिखवाई नहीं। आगे आएगा पोटेंशियोमीटर, विभव मापी। तो नाम में बता रहा है, जो विभव को मापने का उपकरण है उसे हम बोलते हैं विभव मापी। तो देखिए, विभव मापी एक प्रायोगिक उपकरण है, प्रैक्टिकल उपकरण है। तो विभव तो अपन वोल्ट मीटर से ही मापते हैं, तो इसकी क्या जरूरत पड़ने वाली है, तो इसकी जरूरत इसलिए पड़ने वाली है कि जो वोल्ट मीटर है ना, वो वोल्ट मीटर विभवांतर का एक्यूरेट माप नहीं मापता है। विभव मापी विभव का वास्तविक मान मापती है, दोनों का डिफरेंस होता है। तो पहले इसके बारे में बात करते हैं। विभव मापी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोटेंशियोमीटर इसको बोला जाता है, पोटेंशियोमीटर इसको बोलते हैं, विभव मापी बोलते हैं। तो लिखो इसके बारे में क्या बोलेंगे। अगर थोड़ी की बात करेंगे तो लिखोगे, विभव मापी एक प्रायोगिक उपकरण है जिसकी सहायता से किसी सेल का विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध या परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर मापते हैं। ये होगी इसकी थ्योरी। फिर लिखेंगे, विभव मापी शून्य विक्षेप विधि पर कार्य करता है। शून्य या अविक्षेप, शून्य विक्षेप नल पॉइंट, नल डिफ्लेक्शन शून्य विक्षेप विधि, अविक्षेप विधि पर कार्य करता है। ये शून्य विक्षेप की अवस्था में परिपथ से कोई धारा ग्रहण नहीं करता है। ये इसके बारे में लिखना होगा। अब देखिए, मान लो
आपके पास जैसे मान लो ये कोई प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध पर आपको विभवांतर का मान मापना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ वोल्ट मीटर लगाओगे और वोल्ट मीटर परिपथ में कैसे जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते, ये बात आपको पता होगी। और मान लो यहाँ से आई करंट जा रहा है, इसका प्रतिरोध आर है, तो होता क्या है, वोल्ट मीटर अब खुद चलने के लिए कुछ करंट सर्किट से ले लेता है। मान लो इसने I1 करंट, मान लो इसने कितना ले लिया, I1 करंट ले लिया, तो इसमें कितना जाएगा, इसमें I माइनस I1 जाएगा, तो यहाँ जो विभवांतर होगा वो होगा I माइनस I1 इंटू में R होता है, I माइनस I1 इंटू में R होता है। और मान लो यहीं पर आपने वोल्ट मीटर की जगह अगर पीएम लगा दिया, प्राइम मिनिस्टर लगा दिया, प्रधानमंत्री को लाके यहाँ लगा दिया आपने, तो विभवांतर क्या आएगा, प्रधानमंत्री आपको विभवांतर माप के बताएंगे इसका प्रतिरोध के सिरों का। ये प्रधानमंत्री नहीं, ये पोटेंशियोमीटर है, क्या है, पोटेंशियोमीटर है, पोटेंशियोमीटर। तो देखिए होता क्या है, पोटेंशियोमीटर परिपथ से कोई करंट ग्रहण नहीं करता क्योंकि इसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है। देखो प्रतिरोध तो इसका भी ज्यादा होता है, उच्च होता है, लेकिन इसका निश्चित होता है, इसका तो अनंत होता है। क्या होता है, अनंत। यहाँ से एक सवाल पूछता है कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होना चाहिए, तो एक आदर्श वोल्ट मीटर, आइडियल वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। तो होगा क्या, पूरा का पूरा करंट इस प्रतिरोध से पास होगा, तो यहाँ पे विभवांतर V बराबर आई आर आएगा। तो बताओ इसमें ज्यादा कौन सा, ये वाला कि ये वाला, देखो इसमें कुछ घट है तो ये वाला ज्यादा होगा, यानी विभव मापी है, विभवांतर का एक्यूरेट मापता है, एक्यूरेट रियल माप, यानी आपको वास्तविक मान माप के देता है। ये अविकसित विधि पे कार्य करता है, ये विकसित विधि पर कार्य करता है। तो यहाँ पे ये दोनों में डिफरेंस है, यानी इसका प्रतिरोध क्या होता है, अनंत होता है, इसका प्रतिरोध उच्च तो होता है लेकिन निश्चित होता है, वो परिमित होता है। यहाँ से आपसे अगर पूछ ले कि वोल्ट मीटर व विभव में क्या अंतर है, तो पहला अंतर ये होता है कि जो वोल्ट मीटर है विभवांतर का मतलब वास्तविक विभवांतर से कम मापता है और विभवांतर का वास्तविक मान मापता है। ये विकसित विधि पे कार्य करता है, ये अविकसित विधि पे कार्य करता है। इसकी सुग्राह्यता कम होती है, इसकी सुग्राह्यता अधिक होती है। और इसमें क्या होता है, मतलब ये एक बहु उपयोगी अंतर है और ये एक प्रायोगिक उपकरण है। इसको अपन हर जगह नहीं लगा सकते, हर जगह में लगाएंगे ये वाला ही, केवल आपको एक्यूरेट मान मापना है तो ये इसका आप यहाँ पे वो लगा सकते हो। क्लियर, आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, अनंत होता है, इनफाइनाइट होना चाहिए अगर आपको एक्यूरेट विभवांतर का एक्यूरेट मान मापना है तो। क्लियर, ओके। आगे बात करेंगे अपन इसकी बनावट क्या होती है। तो बनावट में एक वही लकड़ी का बोर्ड होगा और लकड़ी के बोर्ड पर 5 से 10 मीटर लंबा तार लेते हैं। अपनी बुक में 10 मीटर ले रखा है, 5 से 10 मीटर हो सकता है, अपने राजस्थान बोर्ड की बुक में उसको 10 मीटर ले रखा है। तो अब देखिए आगे इसकी बनावट। तो बनावट में क्या होगा, एक लकड़ी का बोर्ड होगा, ये मान लीजिए लकड़ी का बोर्ड है और इस लकड़ी के बोर्ड पर दो संयोजक पेच है, एक पेच यहाँ पे होगा और एक पेच यहाँ पे। इसको अपन ए पॉइंट बोल देते हैं, इसको बी पॉइंट अपन बोल देते हैं। यहाँ पे क्या होगा, अपन 10 मीटर लंबे तार को और इसके ऊपर एक यहाँ लगा होगा एक मीटर स्केल, एक यहाँ पे मीटर पैमाना भी इसके ऊपर लगा होता है। ऐसे ऐसे 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, ऐसे 20 सजा लीजिए आप। यहाँ से कितना आएगा 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर लंबा पैमाना लगा होता है। यहाँ पे संयोजक पेच भी और यहाँ पे तार लेंगे, वो तार जैसे यहाँ से ऐसा आएगा, मैं इसको ऊपर से बना के ला रहा हूँ ऐसे 10 मीटर, 1 मीटर, फिर 2 मीटर, फिर 3 मीटर, फिर 4 मीटर, फिर 5 मीटर, फिर 6 मीटर, फिर 7 मीटर, फिर 8 मीटर, फिर 9 मीटर, फिर 10 मीटर। ठीक है, तो 10 मीटर। और यहाँ पे लगा देना कॉपर की, यहाँ पे कॉपर की ऐसे पत्तियां, यहाँ पे कॉपर की ब्लेड यहाँ पे लगी होती है, इसको मतलब पेच होते हैं एक तरह से छोटे छोटे। ठीक है, ये कॉपर की स्ट्रिप यहाँ पे होती है, ये कॉपर की पत्तियां, यानी इसको अपन 1-1 मीटर के भागों में मतलब कॉपर की पत्तियों द्वारा श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं और इसको बोलते हैं इसका प्राथमिक परिपथ। और प्राथमिक परिपथ के श्रेणी क्रम में अपन यहाँ जोड़ देंगे प्लस माइनस एसी विद्युत वाली बैटरी, यहाँ लगाते हैं कुंजी और यहाँ अपन जोड़ देते हैं धारा नियंत्रक RH को जोड़ के, धारा नियंत्रक RH को जोड़ के इसको अपन यहाँ इससे जोड़ देंगे। ये हो गया आपका RH धारा नियंत्रक, इसे बोलते हैं विभव का प्राथमिक परिपथ। और यहाँ वो सेल लगाते हैं जिसका विद्युत विभाग बल अपने ज्ञात करना है, प्लस माइनस ई विद्युत विभाग बल, यहाँ धारामापी G जोड़कर, धारामापी G जोड़कर इसको विसर्पी कुंजी J से जोड़ देते हैं। उसको फिर आगे पीछे हम खिसकाते हैं। ये क्या होती है, ये जो मैंने यहाँ पे ऐसे ऐसे किया है, ये सारी सारी क्या है, कॉपर की पत्तियां, कॉपर की पत्तियां, कॉपर स्ट्रिप है। ये आपका क्या होता है, ये मीटर पैमाना होता है, इसको आपको सजाना है पूरा 20-30 सजाना इसको मीटर पैमाना। ठीक है, इसको बोलते हैं प्राथमिक परिपथ, प्राइमरी सर्किट, इसको बोलते हैं द्वितीयक परिपथ। लेकिन इसको हम बार बार ऐसा नहीं बनाते, इसको सिंपल तार को अपन सीधा करके बनाते हैं, यानी तार को अपन सीधा ऐसे कर देंगे। ये हो गया तार AB और इसके श्रेणी क्रम में ये प्लस माइनस, डायग्राम सही बनाते हैं
नीचे बनाओ। इसके बराबर में आपको यह डायग्राम बनाना है। इस तार को अपन ऐसे घुमा घुमा के हर बार ऐसा नहीं करेंगे, इस तार को अपन बिल्कुल सीधा बनाएंगे, बिल्कुल सीधा बनाएंगे ऐसे। ये ए बी तार है मापी का जिसकी लंबाई 10 मीटर है। इसके श्रेणी क्रम में लगाते हैं प्लस माइनस एक ईपी विद्युत वाहक बल की बैटरी पी फॉर प्राइमरी, यानी प्राथमिक परिपथ में लगी बैटरी है। और इसके साथ जुड़े कुंजी के जो ये जोड़ रखे अपन ने, और ये धारा नियंत्रण होगा आपका आर एच, और इसको अपन यहां से लाके ऐसे जोड़ देंगे, हो गया आर एच। इसे बोलते हैं प्राथमिक परिपथ, प्राइमरी सर्किट इसको बोला जाता है। और द्वितीयक परिपथ में वो सेल लगाएंगे जिसका विद्युत वाहक बल अपने को ज्ञात करना है या आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। जो भी इसका प्लस जोड़ना है, इस विभवाती तार के उच्च वाले सिरे से, इसको उच्च इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बैटरी के प्लस से जुड़ा हुआ है। और माइनस को जोड़ना है धारामापी जी से, धारामापी जी से जोड़कर इसको विसर्ती कुंजी जे से जोड़ देते हैं। और मान लीजिए संतुलन लंबाई एल है, तो ये बन गया इसका सेकेंडरी सर्किट, द्वितीयक परिपथ इसको बोला जाता है, द्वितीयक परिपथ इसको बोलते हैं। बोलो क्लियर। तो बनावट में ये डायग्राम आपको ऐसा बनाना, बोलो क्लियर, आपको समझ में यहाँ तक आया। अब थोड़ी क्या करेंगे कि विभवाती तार में एक मतलब 10 मीटर लंबा तार होता है, जिसकी 10 मीटर लंबा तार जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल एक समान होता है। और ये तार मैग्नीन व कोंस्टेंटन का बना होता है, क्योंकि इनका प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा कम होता है व प्रतिरोधकता अधिक होती है। ठीक है। वह इस तार को 1 मीटर लंबाई के 10 बराबर भागों में तांबे की प्रतिधारा श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। वह इस तार ए बी के श्रेणी क्रम में एक एपी विद्युत वाहक की बैटरी कुंजी के धारा नियंत्रक आर एस संयोजित करते हैं। इसे विभवाती का प्राथमिक परिपथ कहते हैं। फिर हो गए आगे। नेक्स्ट एक अन्य सेल जिसका विद्युत वाहक ज्ञात करना है कि धन सिरे को विभवाती तार ए बी के उच्च वाले सिरे ए से व ऋण सिरे को धारामापी जी से जोड़कर विसर्ती कुंजी जे से जोड़ देते हैं। इसे विभवाती का द्वितीयक परिपथ कहते हैं। आई होप बनावट आपको समझ में आ गई होगी। बोलो क्लियर। नेक्स्ट बात आती है कि काम कैसे करती है, मतलब इसका सिद्धांत क्या। पहले अपन बात करेंगे इसके सिद्धांत की, इसके प्रिंसिपल की बात अपन करेंगे। ठीक है। तो सिद्धांत क्या होता है, देखिए सिद्धांत में क्या करते हैं, जिस भी सेल का अपने विद्युत वाहक बल ज्ञात करना होता है, इसको अपन इसके ऊपर इसके मतलब ज्ञात विद्युत वाहक बल से तुलना करते हैं। सिद्धांत में आपको शॉर्ट एंड स्वीट लिखना होता है ईपी समानुपाती एल, ये सिद्धांत इसका ईपी समानुपाती एल, इसको सिद्धांत बोलते हैं ईपी समानुपाती एल। तार की लंबाई अपन यहाँ पे एल मान लेते हैं कि एल लंबाई का विद्युत वाहक बल कितना है यहाँ पे, इस तार की लंबाई ईपी। तो यही सिद्धांत है। इसको लिखना कैसे, इसको आपको शब्दों में कैसे लिखना है, ईपी समानुपाती, सिद्धांत यही है, सिद्धांत यही है। मैं समझा दो कैसे। ईपी समानुपाती एल है, यहां से समानुपाती से हटाओगे तो क्या आएगा, एक नियतांक आएगा। उस नियतांक को मैं यहाँ पे एक्स बोल रहा हूँ, जहां पे एक्स एक समानुपाती नियतांक जिसे क्या बोलते हैं, उसे विभव प्रवणता बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोला जाता है। क्या बोलते हैं, विभव प्रवणता बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट उसे बोला जाता है। तो यहां से एक्स ये आएगा, एक्स बराबर ईपी बटे में एल आ जाएगा। इसका मात्रक की बात करें तो मात्रक हो जाएगा वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर दिमाग आप यहां से निकाल लेना। ठीक है। एक तरह से विद्युत क्षेत्र, वो प्रवणता एक तरह से विद्युत क्षेत्रीय। तो देखो सिद्धांत क्या होता है, यानी विभवाती तार के किसी भाग पर, विभवाती तार के यानी विभवाती के सिद्धांत लिखना है, इसमें क्या है, विभवाती के सिद्धांत अनुसार विभवाती के तार के किसी भाग पर होने वाला विभव पतन तार की उस लंबाई के समानुपाती होता है जिसका अनुप्रस्थ काट एक समान हो व इसमें नियत मान की धारा प्रवाहित हो रही हो, यानी ईपी समानुपाती एल। फिर ईपी बराबर एक्स, तो आपको ये लिख देना है एक्स बराबर ईपी बटे में एल, या आगे विभव प्रवणता। यहां से आपसे विभव प्रवणता की परिभाषा भी पूछ सकता है कि विभव प्रवणता को परिभाषित कीजिए, तो ये क्या होगी, इसको आप एन मान लो, यानी एकांक विभवाती तार पर एकांक लंबाई पर विभव पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। या यूं बोल दीजिए, विभवाती तार पर एकांक लंबाई पर विभवांतर को विभव प्रवणता कहते हैं। कौन सी लेटर लगी, पहले लेटर लगी। क्या बोलोगे, विभवाती तार पर एकांक लंबाई पर विभव पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। परिभाषा समझ में आ गई होगी, बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है 1 नंबर में, विभव प्रवणता को परिभाषित कीजिए। मात्रक पूछ ले, हो सकता है विमा पूछ ले, क्या पूछ ले, विमा भी पूछ सकता है। ठीक है। तो ये आ गया इसका सिद्धांत, ईपी बराबर एक्स इसका सिद्धांत होता है। अब यहां से हम 2-4 फॉर्मूले और बनाते हैं जो आपको हेल्प करेंगे न्यूमेरिकल्स के अंदर। तो देखिए इसका मतलब क्या हो गया, देखिए ईपी लंबाई का विद्युत वाहक बल कितना है, ए एल है। तो एकांक लंबाई का विद्युत वाहक कितना होगा, ईपी बटे में एल, इसे बोलते हैं विभव प्रवणता। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं, यानी
एक लंबाई का जो 1 मीटर का विभवांतर है वो x है, तो 2 मीटर का विभवांतर कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 3 मीटर का विभवांतर क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो l मीटर का, स्मॉल l मीटर का विभवांतर क्या हो जाएगा, x इंटू एल XL हो जाएगा। अपने ये बात काम में आने वाली, ध्यान रखना अभी। EP बराबर XL, EP बराबर XL। L लंबाई का विभवांतर कितना है, EP, तो एकांक लंबाई 1 मीटर का निकालने के लिए EP का 2 तरफ भाग दिया, तो EP बटा L, इसको अपन X बोलते हैं। यानी विभव प्रवणता है एकांक लंबाई का विभव, 1 मीटर का विभव मान लीजिए कितना आपका X है, तो 2 का क्या आएगा 2x, 3 का आएगा 3x, तो स्मॉल L का क्या आएगा XL आपको मिलेगा यहाँ से। तो इसी बात, ये वाला कंसेप्ट आपको आगे काम में आएगा। अब यहाँ पर कुछ फॉर्मूले बनाएंगे इसी के अंदर। तो देखिए यहाँ का विभवांतर कितना है EP, यानी इस पूरी ब्रांच का विभवांतर कितना है EP, तो यहाँ भी कितना होगा EP। तो देखिए आप बोलोगे EP बराबर क्या होगा, EP बराबर होगा VAB। VAB मतलब क्या है, इस तार AB के सिरों पर विभवांतर। मान लेते हैं इस तार का प्रतिरोध कितना है R है, और मान लेते इसमें करंट बह रहा है I करंट इसमें बह रहा है, मान लो इसमें I करंट बह रहा है, तो VAB का मान क्या आएगा, I इंटू में R आएगा। तो आप यहां से बोल सकते हो इस वाले फॉर्मूले से EP का मान VAB के बराबर, और VAB किसके बराबर है, II के बराबर। तो यहां से आपको मिल जाएगा IR बराबर X है, तो यहां से आपको X का मान मिलेगा IR बटे L। फॉर्मूला काम का कई बार काम में आता है, और आप जानते हो R बराबर क्या होता है, R बराबर होता है रो L बटे में L, ये होता है फॉर्मूला। यहां से आप R बटा L की जगह रो बाई AB बोल सकते हो, रो बटे में 1। तो X का एक फॉर्मूला और आ जाएगा I रो बाई A, I रो बाई A। ये है जब आपको, ये R क्या है, ये R है विभवापी तार का प्रतिरोध, और L क्या है विभवापी तार की लंबाई, और A क्या है विभवापी के तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। क्लियर है यहाँ तक। अब ये हो गया। यहाँ इसी के बाद मैंने यहाँ इसके बाद यहाँ लिखा है, ये के बाद ये। अब I का मान निकालना है, तो I क्या होता है, कुल विद्युत वाहक बटे में कुल प्रतिरोध। तो I आएगा यहाँ पे EP, तो तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। ठीक है, इस धारा नियंत्रक RS का प्रतिरोध R' मान लेते हैं, और इसका जो सेल का, देखो इधर किसमें आएगा, समीकरण में ये R, और ये R किसमें आएगा, समीकरण में आएगा। और सेल का आंतरिक प्रतिरोध दिखाया नहीं यहाँ पे, मान लो स्मॉल r है, और आपको पता होगा सेल का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध के हमेशा श्रेणी क्रम में होता है, तो ये आपको मिल जाएगा स्मॉल r। यानी कहेंगे यदि विभवापी तार का प्रतिरोध R, धारा नियंत्रक RS का प्रतिरोध R', व सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, तो विभवापी तार में प्रवाहित धारा क्या होगी, I बराबर ये। I क्या होता है, कुल विद्युत वाहक बल बटे में कुल प्रतिरोध। तो कुल विद्युत वाहक बल कितना है, EP होगा। तो अब यहाँ पे अगर इस फॉर्मूले पर ये मान रख दे, तो आपको X का मान मिल जाएगा। ये फॉर्मूला भी न्यूमेरिकल्स में कई बार काम आ सकता है, तो ये आपको X का मान नया फॉर्मूला मिलेगा। EP I की जगह EP R प्लस R प्लस कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू में क्या आएगा, R बाई L, R बटे में L। तो ये भी विभव प्रवणता का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखिए विभव प्रवणता किसकी निर्भर करती है, धारा पर प्रतिरोध के समानुपाती, लंबाई के, यानी जो विभव प्रवणता होती है वो तार की लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ये आगे आपकी विभव प्रवणता की निर्भरता। क्लियर। तो ये था आपका विभव मापी के बारे में, इसका सिद्धांत हो गया, ये हो गया। अब आगे काम करेंगे इसकी कार्य विधि के बारे में, तो उसका अलग से डायग्राम बनाना पड़ेगा। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे क्लियर, बनावट होगी, सिद्धांत हो गया, सिद्धांत में फॉर्मूले मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं इसका कार्य विधि, किसकी, विभव मापी की कार्य विधि। तो देखिए कार्य विधि में क्या करना होता है। तो कार्य विधि, इसकी वर्किंग कैसे, ये काम कैसे करेगी, तो देखिए काम में। तो डायग्राम दोबारा बनाएंगे अपन, या इसी में समझा दें, इसी में समझा देगा। चलो डायग्राम दोबारा बनाते हैं कि ये आपके पास है विभवापी का तार AB, इसके श्रेणी क्रम में एक लगाना है EP विद्युत वाहक बल की बैटरी, यहाँ कुंजी K, यहाँ धारा नियंत्रक RS, और इसको यहाँ से जोड़ देना है। और यहाँ आपको लगाना है एक सेल जिसका विद्युत वाहक बल मान लो आपको पता नहीं है, उसका मान आपको निकालना है। यहाँ धारा मापी G लगाओगे, इसको आप G लगा दीजिए। ठीक है, कैपिटल G गैल्वेनोमीटर, और ये विकल्पी कुंजी आपकी J यहाँ पे लगा दीजिए। ठीक है, तो कुछ सिद्धांत में क्या होता है, अपन सर्वप्रथम क्या करेंगे, सिद्धांत बनावट में कार्य विधि में सबसे पहले क्या करना होता है, इस जो कि J को आपको इस विभवापी तार AB के
ए व बी बिंदु पर रखकर दबाते हैं, दोनों अवस्थाओं में धारामापी विक्षेप विपरीत होना चाहिए। उसके बाद इस विसर्जित कुंज जे को तार ए बी पर खिसकाकर वह बिंदु प्राप्त करते हैं जिसके लिए धारामापी विक्षेप शून्य, मान लेते हैं लंबाई एल है, मान लेते हैं लंबाई एल। तो यहां से आपको क्या होगा, यानी धारामापी विक्षेप शून्य है, इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ का जो विभवांतर है या यहाँ का विद्युत भागबल है वो यहाँ के विद्युत भागबल के बराबर हो गया। मान लीजिए पॉइंट सी है भाई, इस ब्रांच में करंट नहीं है, करंट नहीं, इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ जो विभवांतर है वो विभवांतर यहाँ पर, और यहाँ क्या लगा रखी आपने बैटरी, जितना यहाँ जो यहाँ वैल्यू है वो यहाँ पे, तो यहाँ का विभवांतर कितना होगा, ए का मान वो वी ए सी के बराबर हो चुका है। और वी ए सी का मान कितना होगा, वी ए सी का मान होगा एक्स इंटू में एल। ये तो मैं बता रहा था कि आपको पता है एक्स विभव प्रवणता क्या होती है, 1 मीटर का विभव, तो 1 मीटर का विभव कितना है, एक्स है, तो एल मीटर का विभव क्या आएगा, एल मीटर का विभव आएगा एक्स इंटू में एल आएगा, तो ये हो गया एक्सएल। तो यहां से आता है ए बराबर एक्सएल, यही विभव की कार्य विधि होती है। क्लियर, समझ रहा है। कार्य विधि क्या लिखोगे डायग्राम बना के, सर्वप्रथम विसर्जित कुंज जे को विभव तार ए बी के ए व बी बिंदु पर रखकर दबाते हैं, वह इन दोनों अवस्थाओं में धारामापी विक्षेप विपरीत अवस्था में होना चाहिए। वह इसके बाद विसर्जित कुंज जे को विभव तार ए बी पर खिसकाकर वह बिंदु प्राप्त करते हैं जिसके लिए धारामापी विक्षेप शून्य हो, अतः ई बराबर होगा वी एस सी बराबर एक्सएल, ई बराबर एक्सएल। तो ये आपको हो जाएगा, इसका सिद्धांत भी है और इसका कार्य मतलब इसका यही है, ये सिद्धांत है इसका सिद्धांत वापस आपको मिल गया। अब देखिए मान लो अगर आप विसर्जित कुंज जे को यहां रख के दबाओ, मान लो पॉइंट C1 है, तो इस टाइम क्या हो जाएगा, इस टाइम भाई देखो इस टाइम तो दोनों बराबर है, तो इस टाइम अगर आपने विसर्जित कुंज जे को C1 पर रखकर दबाया तो यहाँ का विभवांतर यहाँ के विद्युत भागों से कम हो जाएगा, तो यहाँ ये ज्यादा हो गया, तो इस टाइम जो करंट की दिशा होगी वो होगी ए, यहाँ से ऐसे आएगा, ए से C1 से G से E से, इस टाइम करंट ऐसे बहेगा। और मान लो अगर आपने विसर्जित कुंज जे को इस पॉइंट C2 पे रखकर दबा दीजिए, मान लो ये लंबाई L1 मान लीजिए और ये लंबाई मान लो आप L2 मान लीजिए, तो देखिए इस टाइम दोनों बराबर है। अब यहाँ का विभवांतर क्या हो गया, ज्यादा हो जाएगा, तो इस टाइम VAC2 का मान E से ज्यादा हो जाएगा, तो इस टाइम करंट कैसे रहेगा, इस टाइम करंट रहेगा ऐसे, कैसे रहेगा, C2 से A से E से G, इस टाइम करंट रहेगा ऐसे, ठीक है। तो करंट बहता है हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहता है, ये आपको बुक में नीचे लिख के देखा, उस बात को पढ़ना नीचे। तो ये आपको मैंने कार्यविधि समझा, आप कार्यविधि इतना ही करके आना यहाँ तक। क्लियर, तो ये हो गया। अब आगे बात करते हैं विभवाती को काम में लेते समय सावधानियां। तो सावधानी क्या होती है, पहली सावधानी बरतनी होती है कि जो प्राथमिक परिपथ में सेल लगा है उसका विद्युत वाहक बल द्वितीयक परिपथ में लगे सेल के विद्युत वाहक बल से अधिक होना चाहिए। दूसरी सावधानी क्या होती है, दूसरी सावधानी ये होती है कि जो सेल का मतलब सभी सेलों की ध्रुवता क्या होनी समान, यानी सभी सेलों के उच्च विभव वाले बिंदु एक ही पॉइंट से जुड़े होने चाहिए। देखो ये प्लस भी, इसका प्लस भी यहाँ जुड़ रहा है और इसका प्लस भी यहाँ जुड़ रहा है, ये दूसरी सावधानी। तीसरी सावधानी क्या होती है, ये संतुलन लंबाई सदैव उच्च विभव वाले सिरे से प्राप्त करनी चाहिए, यहाँ से प्राप्त करनी है। चौथी सावधानी क्या होती है कि इसमें तार में अधिक समय से धारा प्रवाहित नहीं करनी चाहिए। अगर ज्यादा देर तक करंट प्रवाहित करोगे तो X बराबर IR/L से तार का प्रतिरोध परिवर्तित होगा और प्रतिरोध में चेंज होगा तो उसकी विभव प्रवणता परिवर्तित हो जाएगी। ये चार सावधानी इसमें आपको लिख देनी होती है। तो ये थी आपकी विभवाती की सावधानी। आगे बात करते हैं विभवाती का मानकीकरण। किसकी बात करेंगे, विभवाती का मानकीकरण। तो देखिए मानकीकरण का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। टाइम अपना हो गया 1 घंटा 8 मिनट और एक बार 1 मिनट रुकिए थोड़ा सा। हाँ, तो आगे देखिए नेक्स्ट आता अपना विभवाती का मानकीकरण। तो मानकीकरण का मतलब होता है विभव प्रवणता का यथार्थ मान ज्ञात करना या मानक सेल के लिए संतुलन लंबाई प्राप्त करने को बोलते हैं विभवाती का मानकीकरण। इसको साफ कर दें यहाँ तक क्लियर, ओके। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए विभवमापी का मानकीकरण। विभवमापी का मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। इसके बारे में क्या होता है, विभवमापी की सहायता से मानक सेल के लिए संतुलन लंबाई प्राप्त करना या विभवमापी द्वारा विभव प्रवणता के यथार्थ मान विभव प्रवणता के
यथार्थ मान ज्ञात करने की प्रक्रिया को विभवापी का मानकीकरण कहते हैं। समझ में आया मैंने क्या बोला? किसी मानक सेल के लिए संतुलन प्राप्त करना अर्थात विभवापी के लिए विभव प्रवणता का यथार्थ मान ज्ञात करने की प्रक्रिया को विभवापी का मानकीकरण कहते हैं। ये यथार्थ रियल वैल्यू किसकी? विभव प्रवणता की वास्तविक मान ज्ञात करने की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसे बोलते हैं विभवापी का मानकीकरण। तो लिख लिया होगा, मानक सेल के लिए विभवापी द्वारा मानक सेल के लिए संतुलन नंबर प्राप्त करना अर्थात विभवापी के लिए विभव प्रवणता के यथार्थ मान ज्ञात करने की प्रक्रिया को विभवापी का मानकीकरण कहते हैं। तो ये तो हो गया इसका मानकीकरण। तो मानकीकरण में क्या काम करते हैं? मानक सेल काम में लेंगे। मानक सेल क्या होता है? ऐसा सेल जिसका विद्युत वाहक बल लंबे समय तक नियत रहता है, परिवर्तित नहीं होता, उसे बोलते हैं अपन स्टैंडर्ड सेल, मानक सेल बोलते हैं। इसमें क्या होगा? इसमें देखो प्राथमिक परिपथ में जब भी आप करोगे तो विभवापी के प्राथमिक परिपथ प्राइमरी सर्किट में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ ये बनाओगे आप यानी आपका विभवापी का तार ए बी के श्रेणी क्रम में वही प्लस माइनस ईपी विद्युत वाहक बैटरी कुंजी के और धारा नियंत्रक RH आप जोड़ दोगे, धारा नियंत्रक RH आप जोड़ दोगे और द्वितीयक परिपथ में वो सेल लगाएंगे जिसके लिए आपको संतुलन लंबाई ज्ञात करनी है, उसको अपन बोले प्लस माइनस ES मानक सेल। यहाँ वही धारा मापी G लगा देंगे और उसको विसर्पित कुंजी J से जोड़ देंगे और ये तार AB। तो कैसे करोगे? वही संतुलन लंबाई निकालनी है। तो पहले इसको ज्योति को A और B से रख के दबाओ, दोनों अवस्थाओं में इसमें विक्षेप आएगा, विपरीत आएगा। उसके बाद ज्योति को यहाँ से खिसकाओ तो आपको एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जिसके लिए धारा मापी विक्षेप क्या होगा? शून्य होगा और उस टाइम इसका विद्युत वाहक क्या आएगा? E बराबर ES बराबर आएगा X इंटू में L नोट, उस लंबाई को आप L नोट बोल दीजिए। तो यहाँ से आपको X का मान मिलेगा ES बटे में L नोट, ES बटे में L नोट। ये आ गया विभव प्रवणता का यथार्थ मान। ठीक है, इसे बोलते हैं विभवापी का मानकीकरण, इसको बोलते हैं। क्लियर? आगे समझ आया? ठीक है, इन विभवापी के मानकीकरण के लिए एक मानक सेल काम में लेते हैं। इसके लिए विसर्पित कुंजी J को तार AB पर खिसकाकर वह बिंदु प्राप्त करते हैं जिसके लिए धारा विक्षेप शून्य प्राप्त हो। माना यह लंबाई L नोट है, अतः विभवापी के सिद्धांत से ES बराबर X L नोट। तो यहाँ से आपको X का मान मिलेगा ES बटे में L नोट। ठीक है, अब आगे बात करते हैं विभवापी की सुग्राह्यता, विभव मापी की सुग्राह्यता। तो विभवापी की सुग्राह्यता का मतलब ये होता है, विभवापी की सुग्राह्यता का मतलब होता है कि वह विभवापी जो कम से कम धारा प्रवाहित करने पर भी विद्युत वाहक बल का मापन कर दे, जो विद्युत वाहक बल का कम से कम मापन कर सके, उसे बोलते हैं विभवापी की सुग्राह्यता। और विभवापी की सुग्राह्यता होती है, विभवापी की सुग्राह्यता वो व्युत्क्रमानुपाती किसकी? विभव प्रवणता के, विभव प्रवणता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और विभव प्रवणता व्युत्क्रमानुपाती होती है विभवापी तार के यानी तार की लंबाई के, तो आप इन दोनों समीकरणों से बोल सकते हो कि जो सुग्राह्यता होती है विभवापी की सुग्राह्यता समानुपाती होती है तार की लंबाई। यानी यहाँ से सवाल क्या बन सकता है कि विभवापी तार की लंबाई अधिक क्यों लेता है? तो विभवापी तार की लंबाई अधिक इसलिए लेता है ताकि उसकी सुग्राह्यता बढ़ जाए। तो ये इसका आंसर हो गया कि विभवापी की सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए विभवापी तार की लंबाई अधिक लेते हैं। क्लियर? तो ये हो गया आपकी सुग्राह्यता के बारे में। आगे अपन बात करते हैं विभवापी के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर। विभवापी के अनुप्रयोग की बात अपन करेंगे। तो यहाँ से सवाल बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। आगे विभवापी के अनुप्रयोग से सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट स्टार्ट करें इसके एप्लीकेशंस, विभवापी के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो पहला इसका एप्लीकेशन है, पहला इसका अनुप्रयोग है, पहला इसका काम है, पहला इसका उपयोग है। क्या उपयोग है? यह होता है किसी प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, किसी प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, ये इसका पहला अनुप्रयोग। यानी स्मॉल r की वैल्यू अपने को आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, ये इसका पहला एप्लीकेशन है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे? परिपथ चित्र बनाना है। परिपथ चित्र इसके बारे में इसका बनावट आपको लिखनी है। तो परिपथ चित्र में जब भी काम करोगे आप विभवापी की सहायता से, तो इसके प्राथमिक परिपथ में कोई भी चेंज नहीं होता है। जो भी चेंज होता है वो कहाँ होता है? द्वितीयक परिपथ में होता है, सेकेंडरी सर्किट में होता है। प्राथमिक परिपथ प्राइमरी सर्किट में कोई भी चेंज अपन नहीं करते। तो प्राथमिक परिपथ में जैसा था एज इट इज वैसा वैसा आपको बना देना है। तो यहाँ पे ये विभवापी का तार हो गया AB और तार AB के
श्रेणी क्रम में क्या होगी, एक ईपी विद्युत वाहक बल की बैटरी कुंजी के आपकी की होगी और यहाँ पे आएगा रिहोस्टेट धारा नियंत्रक जिसको अपन आरएच बोलते हैं, उसको ऐसे जोड़ देंगे। ये इसका बन गया प्राथमिक परिपथ। यहाँ वो सेल लगाएंगे जिसका आंतरिक प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं इसका विद्युत वाहक बल कितना है ई, और इसका धन सिरा जोड़ना है इसके प्लस से और नेगेटिव टर्मिनल को ऋण सिरे को धारा मापी जी से जोड़कर विस्तार की कुंजी जे से जोड़ देना। और इसके इस सेल के सिरों के बीच में एक आपको जोड़ना है ज्ञात प्रतिरोध जिसके लिए यूज करेंगे प्रतिरोध बॉक्स, और यहाँ पे एक कुंजी लगा देंगे। उस कुंजी को आप K2 बोल दो क्योंकि आप इसको K1 मान लीजिए, K1 मान लीजिए। ये हो गया इसका प्राथमिक परिपथ। यहाँ से करंट ऐसे जाएगा और यहाँ मान लो, यहाँ से करंट मान लो I निकल रहा है और यहाँ इसमें करंट ऐसे जाएगा I, इसमें एरो क्लियर ऊपर जा रहा है एरो, ठीक है। तो ये हो गया। अब बात करो इसे परिपथ चित्र के बारे में, तो लिखना है इसके बारे में आपको, तो क्या लिखोगे इसके बारे में, जो डायग्राम आपने बनाया उस डायग्राम का आपको लिख देना है। तो क्या लिखोगे, क्लियर, परिपथ चित्र क्लियर है। एग्जाम 2019 से पूछा हुआ है ये वाला सवाल, तो हो सकता है 2021 में इसके चांसेस भी पूरे हैं आने के। तो देखिए क्या करोगे, इसके बाद लिखना है। तो सर्वप्रथम आपने क्या किया, जो काम आपने यहाँ पे किया है उसको आपको अपने शब्दों में लिखना है। उस काम को आपको अपने शब्दों में लिखना और करना कुछ नहीं है, ये काम यहाँ पे करना है। क्लियर, डायग्राम क्या लिखोगे, तो लिख लीजिए अपने शब्दों में क्या, कि सर्वप्रथम विभवापी तार AB के श्रेणी क्रम में एपी विद्युत वाहक बल की बैटरी कुंजी K1 व धारा नियंत्रक RH1 संयोजित करते हैं। इसे विभवापी का प्राथमिक परिपथ कहते हैं। ठीक करोगे। द्वितीयक परिपथ में एक सेल जिसका आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है कि धन सिरे को विभवापी तार AB के उच्च वाले सिरे A से व ऋण सिरे को धारामती G से जोड़कर विसर्जित कुंजी J से जोड़ देते हैं। वह इस सेल के सिरों के मध्य एक प्रतिरोध बॉक्स RB व कुंजी K2 जोड़ते हैं। ये हो गया इसके बारे में जो आपको शब्दों में लिखना होता है परिपथ चित्र के अंदर। अब बात आती है कार्यविधि की। कार्यविधि में क्या होगा, देखिए इसकी वर्किंग में क्या होने वाला है। तो कार्यविधि में सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस कुंजी K2 को तो करेंगे ओपन और कुंजी K1 यहाँ पे डॉट लगाएंगे, यहाँ पे की को इंसर्ट कर देंगे और उसके बाद क्या करेंगे अपन इस सेल E के विद्युत वाहक बल के लिए संतुलन लंबाई ज्ञात करेंगे। वो तो मान लेते हैं कि वो लंबाई जो है वो संतुलन लंबाई अपन मान लेते हैं कितनी है, वो लंबाई मान लेते हैं अपन L1 है। अपन ने मान लिया कि वो लंबाई L1 है। तो यहाँ क्या आएगा, तो विभवापी के सिद्धांत से E बराबर क्या मिलेगा आपको, x L1 मिलेगा, क्योंकि आप जानते हो x क्या होता है, 1 मीटर का विभवांतर है। तो L1 मीटर का विभवांतर कितना आएगा, x इंटू में L1, वो आएगा x L1। ठीक है, E बराबर x L1। तो यहाँ क्या करोगे कार्यविधि में कि सर्वप्रथम प्राथमिक परिपथ कुंजी K1 को बंद करके द्वितीयक परिपथ लगे सेल के विद्युत वाहक बल E के लिए संतुलन लंबाई L1 प्राप्त करते हैं। अतः विभवापी के सिद्धांत से E बराबर x L1 ऐसा आपको लिखना है। तो E बराबर x L1 इसको आप समीकरण नंबर 1 बोल दीजिए। अब क्या करना है, अब ये कुंजी K2 भी लगा देनी है। इससे क्या होगा, आपका जो द्वितीयक परिपथ सेल है वो आ गया बंद परिपथ में, और बंद परिपथ में सेल के सिरों पर जो विभवांतर होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, उसे अपन बोलते हैं टर्मिनल वोल्टम। जानते हो V बराबर E माइनस आई आर अपने पढ़ रखा है। R को बोलते हैं आंतरिक प्रतिरोध, I को बोलते हैं सेल से जो आप करंट बाहर ले रहे हो वो, और E क्या होता है इसका विद्युत वाहक बल, एक विभवांतर ही होता है। ये कब होता है, जब सेल आपका खुले परिपथ में होता है, जब आपने उससे बाहर कुछ लगा नहीं रखा। जैसे इस टाइम में किसमें था, खुले में था, अब किसमें आ गया, बंद परिपथ में आ गया। तो बंद परिपथ में सेल के सिरों पर जो विभवांतर होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, उसे अपन टर्मिनल वोल्टा बोलते हैं, टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं। दिखाते कैसे, V से दिखाते हैं। तो क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, अब द्वितीयक परिपथ कुंजी K2 को बंद करके सेल की टर्मिनल वोल्टा V, सेल की टर्मिनल वोल्टेज, और इसको भी बोल सकते हो प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, क्योंकि जो प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर होगा वही सेल की टर्मिनल वोल्टा होगी। तो इसकी टर्मिनल वोल्टा के लिए आपको निकालने संतुलन लंबाई, मान लेते हैं लंबाई कितनी है L2। इस लंबाई को अपन बोल देते हैं कि ये लंबाई मान लीजिए, डायग्राम से ढंग से दिखा देते हैं कि ये लंबाई आपको मिली है L1 जो कि J, और मान दूसरी लंबाई आपको जो मिली है वो यहाँ जाके मालूम मिल रही है जो कि J आपकी, और ये लंबाई मान लीजिए आपको L2 मिली है। तो यहाँ से आएगा, तो विभवापी के सिद्धांत से क्या आएगा, सिद्धांत से V बराबर x L2 मिलेगा। ठीक है, समीकरण नंबर 2 करने पड़ा। इसके बाद लिखना है,
अब द्वितीयक परिपथ में लगी कुंजी K2 को बंद करके द्वितीयक परिपथ में लगे सेल के सिरों पर टर्मिनल वोल्टेज V ब्रैकेट में प्रतिरोध बॉक्स के सिरों पर विभवांतर के लिए संतुलन लंबाई L2 प्राप्त करते हैं। अतः विभवांतर के सिद्धांत से क्या मिलेगा? V बराबर XL2। समीकरण नंबर 2। अब आपको तो निकालना है आंतरिक प्रतिरोध। तो आप जानते हो V बराबर E माइनस आई आर जानते हो, तो यहां से आपको मिलेगा आई आर को जाओ इधर E माइनस वी, तो यहां से R आपको मिलेगा E माइनस वी बटे में आई, E माइनस वी बटे में आई। अब देखिए ओम के नियम से क्या होता है? ओम के नियम से V बराबर आई आर होता है। जहां पे R क्या है? जहां R है प्रतिरोध बॉक्स से निकाला गया प्रतिरोध बॉक्स से निकाला गया प्रतिरोध बॉक्स से निकाला गया प्रतिरोध, यह आपका क्या है? R है। तो यहां से देखिए आपको मिलेगा I बराबर V बटे R। ये I का मान V बटे R इसमें रखोगे तो आपको मिलेगा स्मॉल r बराबर E माइनस वी बटे में V बटे में R। आ जाएगा ऊपर तो आपको मिलेगा स्मॉल r बराबर E माइनस वी बटे में V इंटू में R। अब क्या करना है आपको? E व V का मान रखने पर, E व V का मान रखने पर, ये रहा E का मान, ये रहा V का मान रखोगे आपको तो मिलेगा यहाँ पे। इसके बाद मैं कहाँ लिखूँ? इसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एक बार मार्कर मेरा, ठीक है। आगे तो देखिए क्या मिलेगा? स्मॉल r बराबर E की जगह XL1, V की जगह XL2 बटे में क्या आएगा? XL2 इंटू में क्या चलेगा? R चलेगा। तो देखिए ऊपर X कॉमन आएगा, नीचे से कट जाएगा तो मिलेगा स्मॉल r बराबर L1 माइनस L2 बटे में L2 इंटू में R आपको यहाँ से मिल जाएगा। यही होगा सेल का आंतरिक प्रतिरोध, स्मॉल r बराबर L1 माइनस L2 बटे में L2 इंटू में R। समझ में आया? ठीक है, क्लियर। आगे इसको आप नोट कर लीजिएगा। आगे इसका जो दूसरा अनुप्रयोग है वो कौन सा है? इसकी सारे दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना आपको करनी है। तो नेक्स्ट इसका दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना, दो प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना अपन यहाँ से करेंगे। क्लियर, इसको आप कर दे। टाइम कितना हो गया? 1 घंटे 21 मिनट। कहाँ गई? चलिए नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है। तो देखिए प्राथमिक परिपथ में कोई चेंज नहीं करना है, जो भी चेंज करना है कहाँ करना है? द्वितीयक परिपथ में करना है, सेकेंडरी सर्किट में करना होता है। तो नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन है दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना। दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना अपन कंपेयर करेंगे किसका ज्यादा है या किसका कम है, या कितने गुना ज्यादा है कितने गुना कम है। और हो सकता है किसी एक का पता हो तो दूसरे का निकाल भी सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना है दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना। दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना अपने को यहाँ पर करनी है। तो देखिए ये प्राइमरी सर्किट, इसमें कोई चेंज होने वाला ये ए बी, इसके श्रेणी क्रम में वही ईपी विद्युत वाहक बल की बैटरी प्लस माइनस, यहाँ पे कुंजी के और यहाँ पे धारा नियंत्रक आर एच अपन जोड़ देंगे। द्वितीयक परिपथ में दो सेल लेंगे जिनके विद्युत वाहक बल की तुलना करनी है। तो मान लेते हैं उनके विद्युत वाहक बल पहले का मान लेते हैं, एक का मान लेते हैं E1 और दूसरे का मान लेते हैं E2। दोनों के धन सिरे जोड़ने हैं इसके उच्च वाले सिरे ए से, और ऋण सिरे को जोड़ना है द्विमार्गी कुंजी। ये द्विमार्गी कुंजी होती है, ठीक है। ये टर्मिनल ए, ये टर्मिनल 2, एक टर्मिनल पे क्या होगा 3, और ऋण सिरे को इन द्विमार्गी कुंजी टर्मिनल 1 व 3 से जोड़ देंगे। और द्विमार्गी कुंजी के मध्य टर्मिनल 2 को, ये बीच वाला टर्मिनल होता है, इसको धारावती G से जोड़कर विसर्पी कुंजी J से जोड़ देंगे। ये हो गया इसका सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने का परिपथ चित्र। मान लेते यहाँ से करंट निकल रहा है, आई करंट यहाँ से जाएगी, यहाँ करंट ऐसे जाएगा। तो सबसे पहले बात आती है इसका परिपथ चित्र आपको बनाना, सर्किट डायग्राम आपको बनाना है, परिपथ चित्र आपको बनाना होता है। तो क्या करोगे सर्वप्रथम वही विभवांतर तार AB के श्रेणी क्रम में एक EP विद्युत वाहक बल की बैटरी कुंजी के व धारा नियंत्रक RS जोड़कर प्राथमिक परिपथ पूर्ण करते हैं। द्वितीयक परिपथ में
जिन दो सेलों के विद्युत भागों की तुलना करनी है, माना उनके विद्युत भाग E1 व E2 है कि धन सिरों को विभव तार AB के उच्च वाले सिरे A से व ऋण सिरों को द्विमार्गी कुंजी टर्मिनल 1 व 3 से जोड़ते हैं व द्विमार्गी कुंजी के मध्य टर्मिनल 2 को धाराओं के G से जोड़कर विसर्जन बिंदु J से जोड़ देते हैं। ये और इसकी परिपत्रता के बारे में लिखना आपको आयोग समझ में कुछ नहीं, जो डायग्राम है उस डायग्राम को अपने शब्दों में एक्सप्लेन कर दीजिए। समझ में आया? 1 घंटा 1.5 घंटा हो गया है, ठीक है। चलिए ये हो गया परिपथ चित्र। आगे बात करेंगे इसके अपन इसके कार्य विधि की, कार्य विधि वर्किंग प्रिंसिपल कैसे होगा। तो देखिए करना कुछ नहीं है, सबसे पहले अपन ये वाली इंसर्ट करेंगे और द्विमार्गी कुंजी के 1 और 2 टर्मिनल के बीच में कुंजी लगाएंगे, की लगाएंगे और सेल E1 के लिए अपन संतुलन लंबाई ज्ञात कर लेंगे। मानते लंबाई L1 है तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, तो विभवापी के सिद्धांत से E1 मिलेगा XL1। अब क्या करेंगे, इस प्राइमरी सर्किट में कोई चेंज करना नहीं होता है, यहाँ से की को हटाएंगे, 1 और 2 के बीच में से की को निकालेंगे, उसको 2 और 3 के बीच में लगा देंगे। इससे क्या होगा, आपका जो द्वितीयक सेल है जिसका विद्युत भाग E2 मान रखा है, ये द्वितीयक सेल इस विभवापी के परिपथ में विभवापी के प्राथमिक परिपथ में आ जाएगा। अब क्या करेंगे, वही इस सभी J को किसका के अपन इससे जो दूसरा सेल है जिसका विद्युत भाग E2 है, इसके लिए अपन संतुलन लंबाई निकाल लेंगे। मान लेते लंबाई कितनी है L2, तो वही विभवापी के सिद्धांत से E2 क्या मिलेगा, XL2 मिलेगा, जहां से X क्या होती है, जहां X होती है विभव परवणता होती है, तो वह आएगा आता E1 बटे में E2 बराबर XL1 बटे में XL2, तो यहाँ से मिलेगा E1 बटे में E2 बराबर L1 बाई L2 यहाँ से, ठीक है। ये होगी तुलना होगी। और मान लो यदि आपको पहले सेल का विद्युत भाग पता है मान लो, तो दूसरे सेल का विद्युत भाग E2 आपको मिल जाएगा यहाँ से L2 बाई L1 इंटू में E1। यदि प्राथमिक सेल का विद्युत भाग E1 ज्ञात है तो द्वितीय मतलब दूसरे सेल का विद्युत भाग कितना आएगा, E2 बराबर क्या बोला मैं बोलना चाह रहा हूं कि यदि पहले सेल का विद्युत भागबल E1 ज्ञात है तो दूसरे सेल का विद्युत भागबल E2 आपको मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा, L2 बाई L1 इंटू में E1 आपको मिलेगा। और खास बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर मानकीकरण की आवश्यकता नहीं होती, यानी मानकीकरण यानी विभव प्रवणता का मान ज्ञात करने की यहाँ पे जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो x यहाँ पे कट गया, यहाँ मानकीकरण की आवश्यकता नहीं होती है। और लैब के अंदर जनरली ये वाला यूज करते हैं डेनियन सेल और ये वाला यूज करते हैं कैडमियम सेल अपन यूज करते हैं, उसको अपन छोड़िए, ठीक है। यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ कार्यविधि बोलूं लिख लोगे, कार्यविधि क्या लिखना है, सर्वप्रथम प्राथमिक परिपथी कुंजी के व द्विमार्गी कुंजी टर्मिनल 1 व 2 के मध्य डॉट लगाकर सेल मतलब प्रथम सेल के विद्युत भागबल E1 के लिए संतुलन लंबाई L1 ज्ञात करते हैं। अतः विभवापी के सिद्धांत से E1 बराबर XL1 जहां X विभव प्रवणता है। अब क्या करोगे, अब प्राथमिक परिपथ में कोई परिवर्तन किए बिना द्विमार्गी कुंजी टर्मिनल 1 व 2 के मध्य से डॉट हटाकर द्विमार्गी कुंजी टर्मिनल 2 व 3 के मध्य डॉट लगाकर दूसरे सेल के विद्युत भागबल E2 के लिए संतुलन लंबाई L2 ज्ञात करते हैं। अतः विभवापी के सिद्धांत से E2 बराबर XL2, इसको समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 की बोलोगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर E1 बाई E2 बराबर आपको मिल जाएगा। तो ये होता है आपकी दो सेलों के विद्युत भागों की तुलना करने का फॉर्मूला। और ये मात्रकहीन होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है भाई, कम रेशियो दो राशियों का अनुपात है तो अनुपात कोई मात्रक होता नहीं है। और अगर आपको पहले सेल का विद्युत भाग पता है तो आप दूसरे सेल का विद्युत भागबल निकाल भी सकते हो इस वाले फॉर्मूले से, ठीक, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन है वो बोर्ड ने सिलेबस से हटा रखा है, किसी अल्प प्रतिरोध का मान ज्ञात करना वो अपन करने वाले नहीं है। आगे इसका एप्लीकेशन है वो होता है वोल्ट मीटर व एमीटर का अंत शोधन, कैलिब्रेशन ऑफ वोल्ट मीटर एंड एमीटर। तो कैलिब्रेशन अंत शोधन का मतलब क्या होता है, तो अभी अपन थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि वोल्ट मीटर विभवांतर का वास्तविक मान ज्ञात नहीं करता है, कुछ कम मापता है, तो कितना कम माप रहे हैं, कितनी गलती कर रहा है, उस गलती की जांच अपन करेंगे किससे, पोटेंशियोमीटर की सहायता से, विभवापी की सहायता से करेंगे, उसे बोलते हैं कैलिब्रेशन ऑफ वोल्ट मीटर का अंशोधन उसे ही बोलते हैं। समझ में आया? तो क्या लिखोगे, तो नेक्स्ट वोल्ट मीटर का अंश शोधन कैलिब्रेशन ऑफ वोल्ट मीटर लिख लिया हेडिंग, मैं भी लिख देता हूँ, थोड़ा सा मैं यहाँ की सफाई कर दूं बोर्ड की। समझ में आ रहा है? वन शॉट यानी लगभग 1.5 घंटे से ज़्यादा आपका लेक्चर बन चुका है, लेकिन
समझ मेरे हिसाब से आपको आ रहा होगा। अब सारा चैप्टर रिवाइज करवा रहे हैं, हम भी लग रहे हैं आपके साथ, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि आप हो तो हम हैं, आप नहीं तो हम भी नहीं। चलिए नेक्स्ट, वोल्ट मीटर का अंश शोधन, कैलिब्रेशन ऑफ वोल्ट मीटर। तो देखो इसमें आप लिखोगे कि वोल्ट मीटर द्वारा प्राप्त त्रुटिपूर्ण पाठ्यांकों की जांच विभवापी की सहायता से करना वोल्ट मीटर का अंश शोधन कहलाता है। क्लियर। अब बात करते हैं इसका, ये आपने लिख लिया, नहीं लिखा तो लिखना पॉज करके कि वोल्ट मीटर द्वारा प्राप्त त्रुटिपूर्ण पाठ्यांकों की जांच विभवापी की सहायता से करना वोल्ट मीटर का अंश शोधन कहलाता है। अब आगे आएंगे परिपथ चित्र सर्किट डायग्राम, तो वो इसका थोड़ा सा चेंज है उनसे। तो देखिए प्राथमिक परिपथ में तो कोई चेंज होना ही है नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, भूकंप आए, चाहे पृथ्वी मतलब उल्टी पुल्टी कुछ भी हो जाए, प्राथमिक परिपथ में कोई चेंज होने वाला नहीं है। जो भी चेंज होता है वो द्वितीयक परिपथ में होता है। तो अपन ये बनाएंगे प्राइमरी सर्किट, प्राथमिक परिपथ में कोई चेंज नहीं करना है, वही रहेगा हमेशा की तरह प्लस माइनस ईपी विद्युत वाहक की बैटरी, यहाँ पे कुंजी K1 बोलना ही पड़ेगा यहाँ पे तो, और यहाँ धारा नियंत्रक, इसको देखो यहाँ दो आएंगे, इसको मैं RH1 बोल रहा हूँ, रिवर्स स्टेट फर्स्ट, और इसको आप यहाँ से जोड़ते हैं, ऐसे करते हैं। ये हो गया विभवापी का तार AB, और ये धारा नियंत्रक हो गया RH2 प्राइमरी सर्किट। द्वितीयक परिपथ में अपन लगाएंगे एक मानक सेल जिसका विद्युत वाहक बल अपने को पता है प्लस माइनस ES मानक सेल, और इसका एक से जोड़ना है द्विमार्गी कुंजी टर्मिनल 1 से, और यहाँ लगाएंगे एक अपन RB रेजिस्टेंस बॉक्स, और जिस वोल्ट मीटर का अंश शोधन करना है उसको इस प्रतिरोध बॉक्स के समांतर क्रम में जोड़ना है। ये आपने लगा दिया वोल्ट मीटर, और यहाँ फिर लगाना है, यहाँ ये देखो क्या बनेगा, द्विमार्गी कुंजी टर्मिनल 1, ये द्विमार्गी कुंजी टर्मिनल 2, और यहाँ पे आएगा द्विमार्गी कुंजी टर्मिनल 3 है। ये टर्मिनल 1 है, ये 3 है, और ये वाला टर्मिनल 2 है। और यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ अपन लगाएंगे एक दूसरा धारा नियंत्रक जिसको अपन बोलेंगे RH2 बोलेंगे, RH2, और यहाँ पे एक दूसरा सेल और लगाएंगे जिसका विद्युत वाहक बल मानेंगे प्लस माइनस E, और यहाँ पे कुंजी K2 लगाएंगे, और इसको जोड़ देंगे धारा नियंत्रक RH2 से जोड़ देंगे रिवर्स स्टेट सेकेंड, और यहाँ से आपको जो धारा मापी G जोड़ के उसको विसर्पी कुंजी J से जोड़ देना है। ये होगा इसका सर्किट डायग्राम, प्राथमिक मतलब इसका परिपथ चित्र आपको बन गया। अब क्या करना है, तो पहले इसके बारे में लिखना होता है। तो जो आपने डायग्राम में काम किया उस डायग्राम को आपको अपने शब्दों में लिखना है। तो सर्वप्रथम वही रामायण जो अपन अभी तक बोलते आए, अभी तक तो आपको भी रट गया होगा। क्या करोगे कि सर्वप्रथम जो करंट दिखा दीजिए, तो सर्वप्रथम विभवापी तार AB के श्रेणी क्रम में AP विद्युत वाहक बल की बैटरी कुंजी K1 व धारा नियंत्रक RH1 संयोजित करते हैं। ये विभवापी का प्राथमिक परिपथ कहलाता है। अब लिखोगे आगे, द्वितीयक परिपथ में एक मानक सेल जिसका विद्युत वाहक बल ES है के धन सिरे को विभवापी तार AB के उच्च वाले सिरे A से व ऋण सिरे को द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 से जोड़ देते हैं। अब आगे लिखोगे, वह द्वितीयक परिपथ में चित्र अनुसार एक प्रतिरोध बॉक्स RB के श्रेणी क्रम में धारा नियंत्रक RH2 कुंजी K2 व सेल E जोड़ते हैं। वह सेल E व प्रतिरोध बॉक्स RB का उच्च वाला सिरा विभवापी तार AB के उच्च वाले सिरे A से जोड़ देते हैं। वह प्रतिरोध बॉक्स का ऋण सिरा द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 3 से जोड़ देते हैं। वह द्विमार्गी कुंजी के मध्य टर्मिनल 2 को धाराओं के G से जोड़कर विसर्पी कुंजी J से जोड़ देते हैं। ये आपको लिखना है, भूल जाओ तो डायग्राम याद करो, इस डायग्राम को अपने शब्दों में लिख के आना होता है। क्लियर है। आगे बात करेंगे कार्यविधि कैसे काम करेगी। तो कार्यविधि में सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस द्विमार्गी सबसे पहले प्राथमिक परिपथ की जो की है K1 को दबाएंगे, और यहाँ पे की इंसर्ट कर देंगे। कभी लैब में गए वहां देखिए वो कीज पड़ी थी, उसको डालते से अंदर प्रैक्टिस कर लिया होगा अभी तक। तो कीज है, वो कीज यहाँ पे फंसा देंगे, लगा देंगे, और उसके बाद द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल देख रखे आपने भी नहीं देखी तो यार मेरे प्लेस में वीडियो पड़ा है, मतलब लैब में काम आने वाले जो सामने उपकरण है वो वाले, इसका मतलब 1-2 मिनट का वीडियो, वो आप 1 मिनट 49 सेकंड का वीडियो पड़ा, वो आप देख लेना प्लेस में आके। तो वन में मतलब एक मार्गी कुंजी क्या होती है, द्विमार्गी कुंजी क्या होती है, धारा नियंत्रक क्या होता है, डायनेमिक सेल क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक सेल क्या होता है, सारी आपको मतलब दिख जाएगा। और वैसे आप लैब में जाके आए हो तो आपको पता होगी सारी बातें। तो क्या करेंगे, सबसे पहले
ये वाली की ये लगाएंगे और द्विमार्गी कुंजी टर्मिनल 1 और 2 के बीच में की लगाएंगे, जिससे क्या होगा, ये आपका मानक सेल इस विभवांतर के परिपथ में आ जाएगा। इस मानक सेल के निकालेंगे अपन संतुलन लंबाई, तो मान लो लंबाई L0 तो आपको मिलेगा विभवांतर के सिद्धांत से ES बराबर x L0। तो यहाँ से आपको x का मान मिल जाएगा ES बटे में L0। इसे बोलते हैं विभवांतर का मानकीकरण, इसका मानकीकरण यहाँ पर कर दिया है। लिखोगे कैसे, लिखोगे यहाँ पे कि सर्वप्रथम प्राथमिक परिपथ की कुंजी केवल व द्विमार्गी कुंजी टर्मिनल 1 व 2 के मध्य डॉट लगाकर मानक सेल ES के लिए संतुलन लंबाई L0 ज्ञात करते हैं। अतः विभवांतर के सिद्धांत से ES बराबर x L0, तो x बराबर यहाँ से आएगा ES बटे में L0, समीकरण नंबर 1, जहां पे x क्या आ गई, विभव प्रवणता। ये विभवांतर का विभवांतर का मानकीकरण कहलाता है। अब क्या करना है, अब करना यह है, यहां से डॉट को निकालना है और उस डॉट को, उस की को टर्मिनल 2 और 3 के बीच में लगाना है और इस प्रतिरोध बॉक्स RB में धारा नियंत्रक RS2 की सहायता से इच्छित मान की धारा प्रवाहित करेंगे। जिस टाइम इसमें करंट जाएगा उस टाइम वोल्ट मीटर भी अपना कुछ मान दिखाएगा। तो ये वोल्ट मीटर का पाठ्यांक मानते V है और ये जो पाठ्यांक है वो कहलाएगा त्रुटिपूर्ण पाठ्यांक। इसमें कुछ ना कुछ एरर है, कुछ ना कुछ गलती है, और इस पाठ्यांक V के संगत इसके करस्पॉन्डिंग अपन यहां पर भी विभवांतर का मान ज्ञात कर लेंगे। मानते वो विडेश है, तो विडेश का मान क्या आएगा, मानते वो XL है। वो क्या रहा है, मतलब मान लेते इस टाइम जो संतुलन लंबाई वो L है, तो विडेश का मान आएगा XL। तो क्या लिखोगे, लिखना क्या है इसके बाद कि अब द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल, मतलब प्राथमिक परिपथ में कोई प्रयोग किए बिना द्विमार्गी कुंजी टर्मिनल 1 व 2 के मध्य से डॉट हटाकर द्विमार्गी कुंजी टर्मिनल 2 व 3 के मध्य डॉट लगाते हैं। वह प्रतिरोध वह धारा नियंत्रक RS2 की सहायता से प्रतिरोध बॉक्स RB में इच्छित मान की धारा प्रवाहित करते हैं। वह इस धारा के संगत वोल्ट मीटर का पाठ्यांक V है और ये वोल्ट मीटर का त्रुटिपूर्ण पाठ्यांक कहलाता है। वह इस पाठ्यांक V के संगत विभवांतर द्वारा मापा गया विभवांतर विडेश है। तो विभवांतर के सिद्धांत से विडेश आपको मिलेगा x है, जहां पे L क्या है, वो संतुलन लंबाई है। तो यहां से आपको विडेश मिल गया। तो देखिए, तो यहां से अगर आप समीकरण 1 से x का मान रखो तो क्या होगा, विडेश आपको समीकरण 1 से x का मान रखने पर तो विडेश आपको मिलेगा यहाँ से ES बटे में L0 इंटू में L। तो यहाँ से विडेश का मान आएगा L बटे में L0 इंटू में ES आपको मिलेगा। अतः वोल्ट मीटर के पाठ्यांक में त्रुटि, जिसको हम दिखाएंगे डेल V से दिखाते हैं, तो वो क्या आएगा, वो आएगी भाई देखो वोल्ट मीटर माप रहा है V और ये बता रही है विडेश। तो जो डिफरेंस दोनों अंतर है कि मान लो ये माप रहा है 6 वोल्ट, ये माप रहा है 6 वोल्ट और वोल्ट भी माप रहा है मान लो 5.8 वोल्ट, तो गलती कितनी, 0.2 वोल्ट की गलती है। जो डिफरेंस होगा वो क्या होगी, एरर होगी। तो यहाँ से आएगा आपको V माइनस विडेश, ये हो जाएगी वोल्ट मीटर के पाठ्यांक में त्रुटि। ऐसा इसका न्यूमेरिकल भी अपन करेंगे। तो ये हो गया इसका क्लियर यहाँ तक। अब ग्राफ बना लोगे, इसका ग्राफ आप बुक में देखो, कुछ ग्राफ आपका इसका ग्राफ कुछ ऐसा मिल जाएगा, उसमें डेल V और V के इसमें ग्राफ आपको दे रखा होता है, कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा, वो आप बुक में देखना। क्लियर। तो ये होता है आपका वोल्ट मीटर का अंश शोधन। आगे आता है एम मीटर का अंश शोधन, तो उसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं। देखिए वोल्ट मीटर परिपथ में किसमें जुड़ता है, समांतर क्रम में, और एम मीटर परिपथ में किसमें जुड़ता है, श्रेणी क्रम में। यह कर लिया। तो आगे क्या आएगा, एम मीटर का अंश शोधन, कैलिब्रेशन ऑफ एम मीटर। तो देखिए एम मीटर भी धारा का वास्तविक मान नहीं मापते कि उसमें स्प्रिंग है, इसमें थोड़ा में उसका स्प्रिंग नियतांक चेंज हो गया, तो वो मतलब वास्तविक मान माप के आपको नहीं देता है। तो उसकी भी अपन चेंज तुलना किससे करेंगे, विभवांतर से। अब दिक्कत कहाँ पे कि सारा एमीटर तो करंट मापता है और ये वोल्टमीटर मापता है, ये वोल्टमीटर विभवांतर मापता है। तो करंट वोल्ट विभवांतर मापने वाले उपकरण से वो करंट मापना, ये कैसे पॉसिबल है, इसे भी पॉसिबल है, दिमाग अपने लगा लिया। तो देखिए अब बात करेंगे एम मीटर का अंशोधन। तो परिभाषा की बात करूं तो क्या करोगे कि एम मीटर द्वारा प्राप्त त्रुटिपूर्ण पाठ्यांक की जांच विभवांतर की सहायता से करना ही एम मीटर का अंशशोधन कहलाता है। फिर आते हैं परिपथ चित्र। तो ये ऐसा होगा, उसमें कोई चेंज होगा, यहाँ भी कोई चेंज होने वाला नहीं है, चेंज यहाँ कर दो। प्रतिरोध बॉक्स के स्थान पर लगानी है 1 ओम प्रतिरोध की कुंडली, सिर्फ 1 ओम की, और एमीटर परिपथ में जुड़ता है श्रेणी क्रम में। तो यहाँ अपन जोड़ देंगे एमीटर प्लस माइनस, यही चेंज है और कोई चेंज है ही नहीं।
वोल्टमीटर लगता है समांतर में, एमीटर जुड़ता है किसमें, श्रेणीक्रम में, और प्रतिरोध बॉक्स के स्थान पर आपको लगानी है 1 ओम प्रतिरोध की कुंडली। इसका फायदा भी समझ में आएगा, 1 ओम क्यों लगाया अभी समझाइए, 1 ओम क्यों अपन ने यूज किया, क्लियर यहाँ तक। तो अगर लिखना पड़े तो आप इसको एक्सटेंड कर देना, ये बुक में लिखा था कि इसका भी परिपथ चित्रण वोल्ट मीटर के अंशोधन जैसे होता है, बस अंतर ये वाला होता है जो मैंने बताया। लेकिन एग्जाम में अगर ऐसा लिखोगे तो क्या लिखोगे, वही सर्वप्रथम विभवापी तार ए बी के श्रेणीक्रम में एपी विद्युत बैटरी कुंजी K1 व धारा नियंत्रक RH1 संयोजित करके प्राथमिक परिपथ पूर्ण करते हैं। द्वितीयक परिपथ में मानक सेल जिसका विद्युत ES के धन सिरे को विभवापी तार ए बी के उच्च वायु सिरे ए से व ऋण सिरे को द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 से जोड़ देते हैं। फिर हो गए चित्रानुसार द्वितीय परिपथ में 1 ओम प्रतिरोध कुंडली के श्रेणीक्रम में एमीटर जोड़ते हैं, वह इसके श्रेणीक्रम में धारा नियंत्रक RH2 कुंजी K2 व सेल E जोड़ देते हैं। वह सेल E का वह प्रतिरोध 1 ओम प्रतिरोध कुंडली का धन सिरा विभवापी तार ए बी के उच्च वायु सिरे ए से जोड़ देते हैं। वह ऋण सिरा द्विमार्गी कुंजी टर्मिनल 3 से जोड़ते हैं। वह द्विमार्गी कुंजी टर्मिनल 2 को धारा G से जोड़कर विसर्पित कुंजी J से जोड़ देते हैं। क्लियर यहाँ तक। मतलब कुल मिला के बात यह है, सीधी सी बात हम बोलूं तो इस डायग्राम को अपने शब्दों में लिख के आना है, यही है इसकी थ्योरी। क्लियर। अब बात करते हैं कार्य विधि की, वर्किंग प्रिंसिपल की। कार्य विधि की बात करें तो कार्य विधि में क्या होता है, देखिए सर्वप्रथम वही ये क्यों लगाएंगे, ये क्यों लगाएंगे, तो मानक सेल के लिए आपको संतुलन लंबाई मिल जाएगी। तो मान लो लंबाई L0 जो विभवमात्री के सिद्धांत से ES आपको मिलेगा XL0। तो क्या लिखोगे यहाँ पे कि सर्वप्रथम प्राथमिक परिपथ कुंजी K1 व द्विमार्गी कुंजी टर्मिनल 1 व 2 के मध्य डॉट लगाकर मानक सेल के लिए संतुलन लंबाई L0 ज्ञात करते हैं। ठीक है। अतः विभव सिद्धांत से ES बराबर XL0, अतः विभव प्रवणता X बराबर ES बटे में L0। ये कराता है विभव का मानकीकरण। अब क्या करोगे, अब यहां से क्या था कि यहां लगाओगे, जैसे यहां से हटा यहाँ लगाओगे, अब इस प्रतिरोध बॉक्स RH2 की सहायता से इस 1 ओम प्रतिरोध कुंडली में अपन इच्छित मान की धारा प्रवाहित करेंगे। तो जैसे करंट बहेगा तो ये एमीटर भी तो अपना कुछ दिखाएगा। तो मान लो जो एमीटर दिखा रहा है वो आई दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, वो मान लो आई दिखा रहा है। और इस आई डैश के संगत, मान लो इस आई के संगत इस 1 ओम प्रतिरोध कुंडली के सिरों पर विभवांतर मान लो विडेश है। तो विडेश का मान क्या आएगा, विडेश का मान होगा X इंटू में L होगा। अब देखिए ओम के नियम से, ओम के नियम से आप जानते हो V बराबर I इंटू में R, I इंटू में R। तो विडेश होगा I डैश इंटू विभवांतर, विडेश के संगत अपन धारा को I डैश मान लेते हैं। और देखिए अपन बहुत चालाक आदमी है, अपन ने यहाँ पर R का मान कितना कर दिया, 1 कर दिया। तो इस टाइम विडेश बराबर I डैश इंटू R, तो विडेश का मान I डैश मिल जाएगा, जो आपका I डैश है वो हो जाएगा XL हो जाएगा। माप लिया अपने वोल्ट मीटर, मतलब वोल्टेज मापने वाले उपकरण से करंट माप लिया, दिमाग लाके कि यहाँ पे कुंडली 1 ओम की लगा दो, क्योंकि 1 ओम प्रतिरोध कुंडली के सिरे पर विभवांतर और धारा के मान क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब देखिए, अब यहाँ से और इसको समीकरण नंबर 1 बोल दो, तो समीकरण 1 से I का मान रखने पर मिलेगा आपको, सॉरी I का नहीं, X का मान रखने पर क्या मिलेगा, ES बटे में L0 इंटू में L। तो I डैश का मान मिलेगा आपको L बटे में L0 इंटू में ES। ये आ गया करंट का वास्तविक मान, यानी ये तो वास्तविक मान है। और एमीटर क्या माप रहा है, एमीटर I माप रहा है, कितना माप रहा है I। तो अतः एमीटर के पाठ्यांक में त्रुटि जो होगी, एमीटर के पाठ्यांक में लिख देना आते हैं, एमीटर के पाठ्यांक में त्रुटि जिसको हम डेल आई में डिफरेंस चेंज वो होगा I माइनस I डैश। ये हो गया आपका एमीटर का अंशोधन। तो यहाँ आपको मैं बोल रहा हूँ लिखना क्या है, यहाँ लिखना है, यहाँ मैंने बोल दिया था, यहाँ क्या लिखना है कि अब प्राथमिक परिपथ में कोई प्रयोग किए बिना द्विमार्गी कुंजी टर्मिनल 1 व 2 के मध्य से डॉट निकालकर द्विमार्गी कुंजी टर्मिनल 2 व 3 के मध्य डॉट लगाकर धारा नियंत्रक RH2 की सहायता से 1 ओम प्रतिरोध कुंडली में इच्छित मान की धारा प्रवाहित करते हैं। वह इस समय एमीटर का पाठ्यांक I है, वह धारा I के संगत, इस धारा I के संगत विभवांतर विडेश है। तो विभव क्या आएगा, विडेश बराबर XL। इसके बाद आप इसको लिख लेना। ये आपका था चैप्टर कंप्लीट, रिवीजन आपका हो गया 1 घंटा 43 मिनट। ठीक है, तो ये लास्ट में समझ आया, क्लियर। तो रिवीजन वीडियो
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट रहती है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और यहाँ तक देखते देखते अगर आप आ ही गए, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनका भी भला हो जाएगा, क्योंकि एक सिंगल शॉट में मैंने पूरा चैप्टर आपको पढ़ा दिया है, तो काफ़ी अच्छा रहा होगा, यूजफुल रहा होगा आपके लिए। जो भी बात है बताइएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि अभी इस चैनल के ऊपर सारे PYQs मैं करवाने वाला हूँ और रिविजन भी सभी चैप्टर का करवाने वाला हूँ, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, धन्यवाद।